Hello everyone, I am CA Pulkit Jajodia from Panoramic Education. इस वीडियो सेशन में हम कवर करने वाले हैं हमारे CA इंटरमीडिएट सितंबर 2025 एग्जामिनेशन एंड ऑनवर्ड्स के सारे इनडायरेक्ट टैक्सेशन के अमेंडमेंट्स, दैट इज हमारे गुड्स एंड सर्विस टैक्सेशन के अंदर जितने अमेंडमेंट्स किए गए हैं। अमेंडमेंट्स हमेशा एग्जाम्स में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, अच्छा खासा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं इन टर्म्स ऑफ वेटेज, एंड उन्हें कॉम्प्रिहेंसिवली कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना हमेशा जरूरी होता है। इसीलिए इस वीडियो सेशन में हम इसे प्रॉपरली डिटेल में विद एग्जांपल्स कवर करेंगे। जितने भी अपडेट्स किए गए हैं, इंस्टीट्यूट ने जो मटेरियल निकाला है कि सितंबर 2025 एग्जाम्स के लिए क्या अपडेट्स हैं, उसमें उन्होंने वही चीजें डाली है जो पहले से उन्होंने स्टडी मटेरियल में नहीं डाली थी। इसका मतलब कुछ अपडेट्स स्टडी मटेरियल में चैप्टर के पीछे दिए हैं और कुछ अपडेट्स अलग से एक पैम्पलेट निकाल के इंस्टीट्यूट ने दिए हैं। इसीलिए बच्चे को यह ध्यान रखना जरूरी है कि हमें उन दोनों को कवर करना है। इसीलिए what we have done is we have created a comprehensive file in which all the amendments whatsoever, चाहे इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल में डाले हों या अलग से पैम्पलेट के थ्रू दिए हों, कंसोलिडेटेड यहां पर हम एक साथ उन्हें कवर कर लेंगे। तो आपको अगर ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड कर लें, तो आपको इसका सिंप्लीफाइड वर्जन जो कंसोलिडेटेड है वो इजीली एक्सेसिबल हो जाएगा। उसका एक प्रिंट निकाल लें ताकि जब आप ये लेक्चर सुने तो आप साथ साथ में मार्किंग करते हुए साथ साथ में उन्हें प्रॉपरली कवर करते हुए आगे बढ़ जाएं। सर, हम इस सेशन में क्या कवर करेंगे? सारे चैप्टर्स में जो भी अपडेट्स हैं वो सारे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले एक चीज समझ लें। आपको अगर आपने मई 25 के बैचेस के हिसाब से पढ़ा होगा या मई 25 की एग्जाम में जितना रेलेवेंट था उस हिसाब से पढ़ा होगा, तो आपकी एक कट ऑफ डेट होती है और वो कट ऑफ डेट होती है 1 नवंबर 2024 के पहले तक जितने भी अपडेट्स या चेंजेस हुए हैं वही मई 25 एग्जाम में लागू थे। इसका मतलब 31 अक्टूबर 2024 तक जो अपडेट्स आ गए थे, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, अमेंडमेंट्स, वो सब लागू थे। लेकिन अब अगर आप सितंबर 2025 एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपकी कट ऑफ डेट 28 फेब 2025 हो गई है। इसका मतलब इन 4 महीनों में जितने अपडेट्स हैं, जितने सर्कुलर्स हैं, नोटिफिकेशंस हैं, वो सब आपके सिलेबस का पार्ट बनेंगे। तो हमारे इस सेशन में हम इन 4 महीनों के दौरान जितने अपडेट्स हुए हैं उन सबको कवर करने वाले हैं। यानी मई 25 तक का सारा डिस्कशन के बाद जो सितंबर 25 के रिलेवेंट होगा उसका कवरेज होगा। अगर आपने जो मई 25 के अमेंडमेंट्स थे वही कवर नहीं किए हुए हैं तो पहले उन्हें भी हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, आपको एक वीडियो सेशन मिल जाएगा जिसमें हमने सारे जीएसटी के अमेंडमेंट्स 2 लेक्चर्स में कवर किए हुए हैं, विच वाज एप्लीकेबल फ्रेशली फॉर मई 25। अभी हम फ्रेशली एप्लीकेबल फॉर सितंबर 25 एंड ऑनवर्ड्स कवर कर रहे हैं। कुछ बच्चे आगे और एग्जाम देने वाले होंगे जनवरी 2026 में, तो देखो आपको ये अमेंडमेंट्स तो रेलेवेंट हो गई, आपके लिए फिर एक अमेंडमेंट्स का सेट आएगा एंड वो भी आपके लिए रेलेवेंट होगा क्योंकि आपकी कट ऑफ डेट और आगे बढ़ जाएगी और 30 जून तक हो जाएगी। इसीलिए यहां हम ये क्लियर पहले ही कर रहे हैं कि हम 28 फरवरी तक के सारे अपडेट्स इन 4 महीनों के अंदर जो भी हुए हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। हुआ क्या था, लास्ट ईयर जो फाइनेंस एक्ट आया था, फाइनेंस एक्ट नंबर 2 2024, जो 23 जुलाई 2024 को प्रेजेंट किया गया था एज अ बिल, उसे 16 अगस्त 2024 को पास किया गया था। लेकिन उसके प्रोविजंस ज्यादातर इफेक्टिव 1 नवंबर 2024 को किए गए एंड दैट इज वाई वो सारे प्रोविजंस मई 25 एग्जाम में रेलेवेंट नहीं थे बट सितंबर 25 एग्जाम एंड ऑनवर्ड्स में रेलेवेंट हैं। उन्हें भी हमें यहां साथ साथ में कवर करना होगा। तो बिना वक्त बर्बाद किए शुरू करते हैं अपने डिस्कशन को चैप्टर वाइज। हम पहला चैप्टर उठा रहे हैं, सप्लाई अंडर जीएसटी के अंदर क्या अपडेट्स किए गए हैं। तो सबसे पहले बैकग्राउंड थोड़ा सा, सप्लाई चैप्टर में आप क्या पढ़ते हैं? सेक्शन नंबर 7 सप्लाई डिफाइन करता है, सेक्शन नंबर 8 कंपोजिट मिक्स सप्लाई समझाता है आपको। और जब आप सेक्शन नंबर 7 सप्लाई पढ़ते हैं तो उसमें 3 शेड्यूल्स होते हैं, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3। शेड्यूल 1 बात करता है कि कौन से ट्रांजैक्शंस को सप्लाई मानेंगे भले कंसीडरेशन नहीं है। शेड्यूल 2 सिर्फ एक क्लैरिफिकेटरी शेड्यूल है कि वो ये बताता है कि कोई चीज को सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे या सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। एंड शेड्यूल 3 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट शेड्यूल जो ये बताता है कि कोई चीज भले सप्लाई बन गई हो, यानी उसमें कंसीडरेशन भी हो और बिजनेस का टेस्ट भी सेटिस्फाई हो गया हो, स्टिल हम उसे सप्लाई नहीं मानेंगे, यानी उस पर जीएसटी लगने का कोई स्कोप ही नहीं है क्योंकि आप उस पर चार्ज क्रिएट ही नहीं कर सकते क्योंकि टैक्सेबल इवेंट सप्लाई ही वो नहीं बन पाया। एंड जो शेड्यूल 3 होता है
उसमें आपने 6 पैराग्राफ्स पढ़े होते हैं, 6 पैराग्राफ्स आपने क्या पढ़े होते हैं? पैराग्राफ 1 में आपने पढ़ा होता है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द नेचर और कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। पैराग्राफ 2 में पढ़ा होता है सर्विसेज बाय अ कोर्ट और ट्रिब्यूनल, की जो फीस होती है उससे सप्लाई नहीं मानते हैं। पैराग्राफ 3 में पढ़ा होता है कि जो एमपी एमएलए की कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे वो डेली प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विसेज, या जो चेयरमैन या मेंबर या डायरेक्टर हैं ऑफ अ गवर्नमेंट बॉडी, या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है लाइक प्रेसिडेंट, गवर्नर या ऐसा कुछ, इलेक्शन कमीशन वगैरह की कोई पोस्ट है, तो इन्हें भी हम सप्लाई नहीं मानते। पैराग्राफ 4 में आप पढ़ते हैं कि अगर कोई बरियल, फ्यूनरल, क्रेमेटोरियम, मॉर्चुरी या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिजीज्ड की सर्विस है तो उसे भी हम सप्लाई नहीं मानते। पैराग्राफ 5 में आप पढ़ते हैं सप्लाई ऑफ लैंड, सप्लाई ऑफ बिल्डिंग अदर देन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग को हम सप्लाई नहीं मानते। पैराग्राफ 6 में आप पढ़ते हैं कि सारे एक्शनेबल क्लेम्स सप्लाई नहीं होते एक्सेप्ट स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स, और 6 स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स को हम सप्लाई मानते हैं, जिसमें हम कवर करते हैं ऑनलाइन मनी गेमिंग, कसिनोज, लॉटरी, बेटिंग, गैमलिंग, हॉर्स रेसिंग। 6 पैराग्राफ्स आपने पढ़े होते हैं। 7th पैराग्राफ इंटर के सिलेबस में नहीं होता, 8th पैराग्राफ इंटर के सिलेबस में नहीं होता, यानी कि एक्चुअली में होते तो 8 पैराग्राफ्स हैं बट आपको पढ़ाए 6 ही गए होते हैं। अब 2 नए पैराग्राफ्स ऐड किए गए हैं, पैराग्राफ 9 और पैराग्राफ 10 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर 2024, यानी फ्रेशली आपकी एग्जाम्स के लिए जो आप सितंबर 25 एंड ऑनवर्ड्स में अपीयर करेंगे आपके लिए रेलेवेंट हो जाता है पैराग्राफ 9 एंड पैराग्राफ 10। यानी 2 और चीजें हैं जिन्हें कहा गया है कि इन्हें भी हम सप्लाई नहीं मानेंगे, यानी कि रिलीफ दिया गया है क्योंकि किसी चीज को सप्लाई ही नहीं मानोगे तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ये दोनों पॉइंट्स इंश्योरेंस कंपनियों के रिलेटेड हैं। इंश्योरेंस कंपनियों को बहुत समय से एक ट्रबल हो रहा था कि इस चीज पे भी हमसे जीएसटी मांगा जा रहा है, जबकि मांगा ना जाए तो बेहतर रहेगा। गवर्नमेंट ने फाइनली कह दिया कि ठीक है, हम इन दोनों ट्रांजैक्शंस को सप्लाई ही नहीं मानेंगे एंड देयर बाय इसके ऊपर कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। सर दोनों पैराग्राफ्स किस चीज के रिलेटेड हैं? पैराग्राफ 9 को इंश्योरेंस के रिलेटेड है, को इंश्योरेंस, एंड पैराग्राफ 10 री इंश्योरेंस के रिलेटेड है। तो एक को इंश्योरेंस का मुद्दा है और एक री इंश्योरेंस का मुद्दा है। पहले पैराग्राफ 9 को इंश्योरेंस का मुद्दा समझ लेते हैं। तो पहले आपको को इंश्योरेंस एज अ ट्रांजैक्शन समझ में आना चाहिए। क्या होता है कि भाई कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है, वो इंश्योरेंस पॉलिसी चाहता है, तो एक इंश्योरेंस कंपनी के पास गया और इंश्योरेंस कंपनी को कहता है कि मुझे 1000 करोड़ का इंश्योरेंस करवाना है, यानी 1000 करोड़ का सम अश्योर्ड करवाना है, जिसके लिए क्या प्रीमियम होगा बताओ। अब इतनी बड़ी पॉलिसी को किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को लेने से पहले थोड़ा सा रिस्क एलिमेंट दिखाई देगा, क्योंकि किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को लगेगा यार 1000 करोड़ की पॉलिसी देनी है, इट्स अ ह्यूज पॉलिसी, अगर ये मटेरियलाइज हो गई तो एक बहुत बड़ा पेमेंट करना पड़ जाएगा। तो कई बार ऐसी इंश्योरेंस कंपनियां जिन्हें लगता है इतना बड़ा रिस्क लेना थोड़ा रिस्की हो सकता है, वो एक काम करती है, 2-3 और इंश्योरेंस कंपनीज को शामिल कर लेती है और शामिल करके कहती है हम 3 इंश्योरेंस कंपनीज मिलके आपकी पॉलिसी कवर आपको प्रोवाइड करेंगे। यानी कि समझो ए लिमिटेड को अप्रोच किया गया था, तो बी लिमिटेड और सी लिमिटेड मिल गई और तीनों मिलके अब मिस्टर एक्स की जो भी पॉलिसी है उसका कवर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ए, बी और सी ये जो तीनों कंपनियां हैं ये को इंश्योरेंस दे रही है, हम ऐसा कहेंगे। ऐसे को इंश्योरेंस के अंदर सारा काम कोई एक मेन कंपनी करती है। जैसे फॉर एग्जांपल ए लिमिटेड को अप्रोच किया गया था तो ए लिमिटेड करेगी, तो ए लिमिटेड का नाम होगा लीड इंश्योरर, उसे लीड इंश्योरर के नाम से हम जानेंगे। और जो बी और सी होंगे वो उसके को इंश्योरर्स हो गए, यानी कि जो साथ साथ में कुछ पार्ट ऑफ द पॉलिसी में प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल इन्होंने डिसाइड कर लिया कि 40% ए लिमिटेड देखेगा, 30% बी लिमिटेड देखेगा एंड 30% सी लिमिटेड देखेगा ऑफ द टोटल कवर। इस तरीके से इन्होंने 4:3:3 के रेशियो में इसे डिवाइड कर लिया, जिसमें ए लिमिटेड सब कुछ करेगा, कलेक्शन ऑफ प्रीमियम वगैरह करेगा, और बाद में बी और सी की तरफ 30% प्रीमियम एलोकेट कर देगा, अपोर्शन कर देगा, यानी मेन लीड इंश्योरर ही सब कुछ करेगा, वही प्रीमियम कलेक्ट करेगा, वही सारी पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखेगा, और बाकी दोनों को शामिल किया गया है कवर को प्रोटेक्ट करने के लिए, बाकी मेन काम तो सब ए लिमिटेड देखेगा। ऐसे ट्रांजैक्शन को हम को इंश्योरेंस का ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो अब दिक्कत क्या हुई? दिक्कत ये हुई कि समझो इस 1000 करोड़ की पॉलिसी का प्रीमियम फॉर एग्जांपल 10 करोड़ है,
10 करोड़ के ऊपर 18% जीएसटी लग रहा है, समझो 1 करोड़ 80 लाख का जीएसटी लग रहा है। इसका मतलब टोटल पेमेंट जो मिस्टर एक्स को करनी है वो 11 करोड़ 80 लाख की करनी है, 10 करोड़ का प्रीमियम और उसके ऊपर 1 करोड़ 80 लाख का जीएसटी हो गया आपका। तो अब ये पूरा का पूरा 11 करोड़ 80 लाख उसने ए लिमिटेड को दे दिया। ए लिमिटेड ने जो 10 करोड़ का प्रीमियम है उसे बांटना था विद बी लिमिटेड सी लिमिटेड 30% 30%, यानी 4 करोड़ अपने पास रखना था, 3 करोड़ बी लिमिटेड को देना था, 3 करोड़ सी लिमिटेड को देना था। और वो जो 1 करोड़ 80 लाख है वो तो सरकार को जमा करना था ए लिमिटेड को, तो वो 1 करोड़ 80 लाख तो सरकार को जमा कर दिया ए लिमिटेड ने, बीइंग द लीड इंश्योरर। अब डिस्प्यूट क्या हुआ या प्रॉब्लम क्या हुई, कई जगहों पे डिपार्टमेंट नोटिस भेजने लगा ये कहते हुए कि जब ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को 3 करोड़ का प्रीमियम पास किया तो इस 3 करोड़ पे फिर जीएसटी लगेगा। जब ए लिमिटेड ने सी लिमिटेड को 3 करोड़ पास किया तो उस 3 करोड़ पे फिर जीएसटी लगेगा। जो चीज इंश्योरेंस कंपनीज को जस्टिफाइबल नहीं लगी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज का ये कहना था कि जब हमने इस 10 करोड़ पे जीएसटी लगा लिया तो ये 3 करोड़ तो सिर्फ अपोर्शनमेंट है, आप अपोर्शनमेंट पे वापस जीएसटी क्यों लगा रहे हो, इस पे जीएसटी लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। एंड इसी चीज को फाइनली पैराग्राफ नंबर 9 डाल के गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि ये जो 3 करोड़ का अपोर्शनमेंट किया जाएगा इसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। अगर लीड इंश्योरर 10 करोड़ के ऊपर पूरा 1 करोड़ 80 लाख का जीएसटी सरकार को भर देता है, तो अगर लीड इंश्योरर पूरे 10 करोड़ पे जीएसटी नहीं भरता, वो 4 करोड़ पे ही भरता है, तो सर नेचुरली फिर 3 करोड़ पे जीएसटी भरने की जिम्मेदारी बी लिमिटेड की होगी और बाकी 3 करोड़ पे जीएसटी भरने की जिम्मेदारी सी लिमिटेड की होगी। लेकिन अगर लीड इंश्योरर पूरा का पूरा भर देता है 1 करोड़ 80 लाख का जो जीएसटी था ऑन द प्रीमियम ऑफ 10 करोड़ और 4 करोड़ अपने पास रखता है, 3 करोड़ बी लिमिटेड को देता है, 3 करोड़ सी लिमिटेड को देता है, तो उसे हम सप्लाई मानने वाले नहीं है। This is what is given in paragraph 9, which has been made applicable from 1st of November 2024 and onwards. Read कर लेते हैं। Activity of apportionment of co-insurance premium by the lead insurer to the co-insurer, A limited to B limited and A limited to C limited, for the insurance services jointly supplied by the lead insurer and the co-insurer to the insured in a co-insurance agreement. हम इसे सप्लाई नहीं मानेंगे, subject to the condition that the lead insurer pays the CGST, SGST, UTGST, IGST, whatever, on the entire amount of premium paid by the insured. हमारे एग्जांपल में ये होगा ना, 10 करोड़ के ऊपर 1 करोड़ 80 लाख जो पूरा का पूरा प्रीमियम पे जीएसटी लगा वो ए लिमिटेड ने पे कर दिया सरकार को, तो देयर बाय ए ने जब बी को अपोर्शन किया या ए ने जब सी को अपोर्शन किया तो उसके ऊपर कोई जीएसटी लगाने की जरूरत नहीं है फिर से, क्योंकि इसे सप्लाई ही नहीं मानेंगे। दिस अमेंडमेंट क्लैरिफाइज दैट अपोर्शनमेंट is not treated as a separate supply, provided the lead insurer pays the GST on the entire premium collected. The co-insurance is a joint supply of insurance services, एक separate supply नहीं माननी चाहिए। ऐसा मत सोचो कि ए बी को दे रहा है, ए सी को दे रहा है, ऐसा सोचो ए बी सी मिलके मिस्टर एक्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। The lead insurer does not pay the GST on entire premium, then the portion transferred to co-insurers can be treated as separate supply and they will have to pay GST on their share, of course. For example, A insured sum of total insurance premium of 1 lakh. This is covered through LIC जो लीड इंश्योरर है 60% and न्यू इंडिया एश्योरेंस है जो को इंश्योरर है कवर्स 40%. A pays 1 lakh to LIC, 1 lakh is the premium amount plus GST 18,000 on the full amount and pays it to the government, यानी LIC 18,000 पूरा सरकार को पे कर देता है. Then LIC retains 60,000 and sends 40,000 to new insurance. तो ये 40,000 पे फिर से जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि एलआईसी ने पूरे प्रीमियम के ऊपर जीएसटी सरकार को भर दिया। यही चीज आपको यहाँ डायग्रामेटिकली बताई हुई है, इंश्योर्ड, लीड इंश्योरर एंड को इंश्योरर. दिस इज व्हाट वी हैव कंप्लीटेड इन पैराग्राफ नंबर 9. नाउ यू कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज पैराग्राफ नंबर 10. इसमें क्या हुआ? री इंश्योरेंस. नाउ सर री इंश्योरेंस क्या होता है? सेम एग्जाम्पल का स्ट्रक्चर समझना. मिस्टर एक्स को 1000 करोड़ की पॉलिसी इंश्योर करानी थी, यानी उतना सम अश्योर्ड कराना था जिसपे समझो प्रीमियम 10 करोड़ था. 10 करोड़ के प्रीमियम पे 1 करोड़ 80 लाख का जीएसटी है. ये ए लिमिटेड के पास गए, ए लिमिटेड ने इसे इंश्योरेंस दे दिया. अब ए लिमिटेड पूरा का पूरा जो जीएसटी का अमाउंट है वो सरकार को पे करेगा क्योंकि ए लिमिटेड ने सर्विस प्रोवाइड की है किसको? मिस्टर एक्स को, इंश्योर्ड पर्सन को प्रोवाइड की है. अब ए लिमिटेड को क्या लगा? ए लिमिटेड को लगा यार मैंने बहुत बड़ी पॉलिसी का रिस्क ले लिया है, बड़े टेंशन में आ जाऊंगा मैं अगर ये पॉलिसी मटेरियलाइज हो गई, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट है जिसका प्रीमियम मुझे अच्छा मिला, लेकिन सर अगर पॉलिसी मटेरियलाइज हो गई तो 1000 करोड़
मुझे पे करने पड़ जाएंगे। तो देयर बाय ए लिमिटेड ने क्या सोचा, क्यों ना मैं इस पॉलिसी का 50% फॉर एग्जांपल किसी और कंपनी से री इंश्योर करा लेता हूं, जो एक और इंश्योरेंस कंपनी है। समझो, एक और इंश्योरेंस कंपनी हो गई बी लिमिटेड। तो ए लिमिटेड इंश्योरेंस कंपनी थी और बी लिमिटेड री इंश्योरेंस वाली कंपनी हो गई। और वो उसके पास गया और उसको बोला, एक काम करो, 50% ऑफ दिस पॉलिसी को मैं तुमसे कवर करवा लेता हूं। इसका मतलब अगर कल को पॉलिसी मटेरियलाइज हुई तो 50% आगे से आ जाएगा और बाकी 50% मैं बेयर कर लूंगा। तो इससे कम से कम मुझे कम बेयर करना पड़ेगा। तो मैं इस तरीके से इंश्योरेंस कंपनी किसके पास चली जाती है, एक और इंश्योरेंस कंपनी के पास। तो इंश्योरेंस कंपनी के पास जब जाती है तो वो रिस्क कवर करेगी, तो अगेन वो भी तो प्रीमियम चार्ज करेगी। वो जो प्रीमियम चार्ज करेगी उसके ऊपर जीएसटी चार्ज किया जाएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि सर्विस प्रोवाइड कौन कर रहा है, वो री इंश्योरेंस वाली कंपनी। किसको प्रोवाइड कर रही है, इंश्योरेंस कंपनी को, यानी बी लिमिटेड इज प्रोवाइडिंग सर्विस टू ए लिमिटेड, देयर बाय ए लिमिटेड प्रीमियम किसको पे करेगा, बी लिमिटेड को, जिस पे जीएसटी लगाया जाएगा। अब होता क्या है, होता यह है कि ए लिमिटेड बी लिमिटेड को कहेगा कि बॉस मैं ये बिजनेस लाया, अगर मैं ये बिजनेस नहीं लाता तो तुम पैसा नहीं बना पाते, और आज भी सारे पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स और सारी चीजें मैं ही देखने वाला हूं मेजरली, क्योंकि इंश्योरेंस तो मैंने ही कराया है, तुम तो सिर्फ री इंश्योर करा रहे हो, यानी केवाईसी करना, सारी चीजें चेक करना, सेटलमेंट करना, वो सब तो मैं ही करूंगा, तो सारा बर्डन तो मुझ पे ही गिरना है। तुम तो सिर्फ री इंश्योर करके दे रहे हो मुझे, तो तुम्हारा बिजनेस बढ़ा, तुम्हें प्रीमियम मिला मेरी वजह से। इसीलिए जो प्रीमियम मैं तुम्हें पे करने जा रहा हूं उसमें से थोड़ा कमीशन काटना चाहता हूं, जिसे कहा जाता है री इंश्योरेंस कमीशन या सीडिंग कमीशन। तो मैं तुम्हें प्रीमियम देने जा रहा हूं, उस प्रीमियम में से री इंश्योरेंस कमीशन काट लूंगा, या सीडिंग CEDING सीडिंग कमीशन काट लूंगा, एंड फिर तुम्हें प्रीमियम दूंगा। तो री इंश्योरेंस कंपनी का कहना होता है ठीक है, ऑफ कोर्स बिजनेस तुम लाए हो तो कमीशन तो उतना काटना बनता है, कोई और भी बिजनेस लाता है तो उस एजेंट को भी हम कमीशन देते ही हैं, वैसे हम कमीशन तुम्हें दे रहे हैं। इस तरीके से सर्विस प्रोवाइडर कौन बन गया, इंश्योरेंस कंपनी, और सर्विस रेसिपिएंट कौन बन गया, री इंश्योरेंस कंपनी। एंड री इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि हम तुम्हें जो कमीशन देंगे वो देने की बजाय तुम जो हमें प्रीमियम देने वाले थे उस प्रीमियम में से उसे डिडक्ट कर लो, और डिडक्ट करके हमें नेट प्रीमियम दे दो। अब यहां पर सवाल क्या उठा, सवाल ये उठा कि सर यहां जीएसटी कैसे लगाया जाए, क्योंकि यहां जो एक प्रीमियम की अमाउंट है उस पर जीएसटी लगना चाहिए, और जो सीडिंग कमीशन है क्या उस पर भी जीएसटी लगना चाहिए। तो सरकार ने पैराग्राफ 10 बनाया, और पैराग्राफ 10 बना के क्या बोला कि जो सीडिंग कमीशन है या री इंश्योरेंस कमीशन है उसे हम सप्लाई नहीं मानेंगे, उसके ऊपर हम जीएसटी नहीं लगाएंगे, लेकिन एक शर्त है, शर्त यह है कि जो ग्रॉस प्रीमियम का अमाउंट है उस पे री इंश्योरेंस कंपनी ने सरकार को जीएसटी भरना होगा, ना कि नेट इंश्योरेंस प्रीमियम के अमाउंट पे जीएसटी लगाया जाएगा। यानी कि अगर इंश्योरेंस कंपनी री इंश्योरेंस कंपनी को 10 लाख का प्रीमियम दे रही थी, 10 लाख का प्रीमियम दे रही थी, और कहती है 2 लाख का कमीशन है, एंड इस तरीके से देती 8 ही लाख है, तो जीएसटी 8 लाख पे नहीं लगेगा, जीएसटी पूरे 10 लाख पे लगेगा। अगर जीएसटी पूरे 10 लाख पे लगा दिया तो 2 लाख को हम अलग से सप्लाई नहीं मानेंगे, 2 लाख पे हम फिर से जीएसटी एप्लीकेबल नहीं करने वाले हैं। तो इसे आप डायग्रामेटिकली समझो, तो एक इंश्योर्ड है, उसने एक इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करा लिया, और अब इंश्योरेंस कंपनी री इंश्योर करा रही है उसे एक री इंश्योरेंस कंपनी से, तो इसे यहां पे जो वो ग्रॉस इंश्योरेंस पे करने वाली थी, समझो 10 लाख, उसमें से वो एक सीडिंग कमीशन का अमाउंट डिडक्ट करके उसे पे करती है। यानी कि पे करना था 10, पर उसमें से -2 कट करके 8 ही पे करती है। तो सरकार का क्या कहना है पैराग्राफ 10 के अंदर कि सर ये जो री इंश्योरर है ये पूरे 10 लाख पे जीएसटी लगाएगा, और सरकार को जीएसटी पूरा का पूरा री इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइडर है और इंश्योरेंस कंपनी सर्विस रेसिपिएंट है। अगर ऐसा है तो फिर 2 लाख पे हम अलग से फिर जीएसटी नहीं लगाएंगे, 2 लाख को हम सप्लाई ही नहीं मानेंगे, क्योंकि अदरवाइज 2 लाख के अंदर सर्विस प्रोवाइडर कौन बन गया है, इंश्योरर, और सर्विस रेसिपिएंट कौन बन गया है, री इंश्योरेंस कंपनी। हम उसे सप्लाई ही नहीं मानेंगे, हम सीधे क्या बोलेंगे, सर्विस प्रोवाइडर री इंश्योरेंस कंपनी है, सर्विस रेसिपिएंट इंश्योरेंस कंपनी है, और पूरे ग्रॉस इंश्योरेंस प्रीमियम पे जीएसटी एप्लीकेबल कर दिया गया है। अगर ग्रॉस इंश्योरेंस प्रीमियम पे नहीं किया गया तो फिर तो हम 2 लाख को सप्लाई मानेंगे और उसके ऊपर भी जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे। तो आप रीड कर रहे हो मेरे साथ साथ, सर्विसेज बाय एन इंश्योरर टू अ री इंश्योरर फॉर विच सीडिंग कमीशन or reinsurance commission is deducted from the reinsurance premium by the insurer to the reinsurer. So very simply, A limited, B limited. A limited क्या है, insurer. B limited क्या है, reinsurer. तो ये कह रहे हैं सर्विसेज बाय द इंश्योरर टू द रीइंश्योरर फॉर विच सीडिंग कमीशन। भाई ये सर्विस प्रोवाइडर है
और ये सर्विस रेसिपिएंट है, एसपी सर्विस प्रोवाइडर, एसआरई सर्विस रेसिपिएंट। किस चीज की सर्विस दी है? री इंश्योरेंस करवा के देने की सर्विस दी है, एंड देयर बाय उसके लिए ये इससे क्या चार्ज करता है? कमीशन। इस कमीशन को हम सप्लाई नहीं मानेंगे। This is what is written. Services by an insurer to the reinsurer for which ceding commission or reinsurance commission is deducted by the insurer to the reinsurer, subject to the condition that the central tax, SGST, UTGST, IGST is paid by the reinsurer on the gross insurance premium payable by the insurer to the reinsurer, inclusive of the said ceding commission or reinsurance commission. तो ये कह रहे हैं कि हम इसे सप्लाई नहीं मानेंगे, इस कमीशन के ऊपर हम जीएसटी नहीं लगाएंगे, पर शर्त यह है कि ए लिमिटेड जब बी लिमिटेड को इंश्योरेंस का अमाउंट पे कर रहा होगा, प्रीमियम का अमाउंट पे कर रहा होगा, तो उसमें से जो उसने इंश्योरेंस कमीशन कट कर लिया होगा उसे ग्रॉस अप करके जीएसटी का अमाउंट कौन पे करेगा? री इंश्योरर सरकार को पे करेगा। जो भी सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी जैसा भी लग रहा होगा, तो उस केस में हम कमीशन के ऊपर अलग से कोई डिमांड क्रिएट नहीं करेंगे। तो अगर 10 लाख का री इंश्योरेंस प्रीमियम पे हो रहा होगा और 2 लाख का कमीशन काट लिया होगा, तो 2 लाख पे जीएसटी नहीं लगाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि 10 लाख पे जीएसटी री इंश्योरेंस कंपनी ने चार्ज किया होना चाहिए फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। अगर 8 लाख पे किया होगा तो फिर 2 लाख के ऊपर हम जीएसटी एप्लीकेबल कर देंगे। नीचे आपको एक एग्जांपल बना के दिया है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द इंश्योरर टू द री इंश्योरर विल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई इफ द री इंश्योरर पेज द जीएसटी ऑन द ग्रॉस reinsurance premium, not on net, and the gross amount includes the ceding commission. For example, insurer enters into a reinsurance agreement with reinsurer ABC with XYZ. ABC Insurance pays a reinsurance premium of 10 lakhs to XYZ Reinsurance. However, as per the agreement, XYZ has to pay a ceding commission of 2 lakh to ABC Insurance. तो फिर लेना देना क्या करना? नेट कर दो। नेट करके उन्होंने 8 ही लाख दिया, बट फॉर जीएसटी पर्पस जीएसटी कितने पे लगाया जाएगा? 10 लाख। तो फिर 2 लाख के ऊपर जीएसटी लगाने की जरूरत नहीं है। ये जो टर्म्स हमने यूज किए ये यहाँ आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं आपकी रीडिंग के लिए, इन्हें कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। दैट्स इट, दैट इज योर पैराग्राफ नंबर 9 एंड पैराग्राफ नंबर 10, जो 2 और चीजें ऐड की गई जिन्हें सप्लाई नहीं माना जाएगा एज पर शेड्यूल 3। ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो जाता है। ये हमने फर्स्ट चैप्टर अपना कंप्लीट किया, सप्लाई अंडर जीएसटी। अपने दूसरे चैप्टर पे चलते हैं, विच इज चार्ज ऑफ जीएसटी, यानी रिवर्स चार्ज, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म या ईसीओ, ये वाली जितनी भी चीजें हम पढ़ते हैं, कॉम्पोजिशन स्कीम, उन सब रिलेटेड सेक्शन नंबर 9 हमारा मेन चार्जिंग सेक्शन, उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं क्या, उसे हम चार्ज ऑफ जीएसटी के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर छोटे छोटे बहुत सारे चेंजेस हैं जिन्हें हम बड़ा केयरफुली पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला डिस्कशन हम आरसीएम रिलेटेड कर रहे हैं। आरसीएम रिलेटेड 2 पॉइंट्स में अपडेट्स किए गए हैं। देयर आर 2 पॉइंट्स जिसके अंदर चेंजेस किए गए हैं। पहला पॉइंट क्या है? सर्विसेज ऑफ स्पॉन्सरशिप, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज में एक अपडेट किया गया है। तो पहले आपने क्या पढ़ा हुआ है और अब क्या हो गया वो सुन लो। तो पहले क्या पढ़ा है आपने कि सर जो स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज होती है वो अगर कोई भी पर्सन प्रोवाइड कर रहा है किसी बॉडी कॉर्पोरेट को या पार्टनरशिप फर्म को लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो जो जीएसटी होगा वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पे किया जाएगा। ये आपको बात पता है पहले से। इस बात में चेंज क्या किया गया है कि जो सप्लायर है वहां पर यह बात डाल दी गई है अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट। इसका मतलब अब रिवर्स चार्ज तभी लगेगा जब सप्लायर इज एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड द रेसिपिएंट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट और अ पार्टनरशिप फर्म लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। इसका मतलब अगर सर्विस प्रोवाइडर एक बॉडी कॉर्पोरेट है तो फिर सर्विस रेसिपिएंट भले एक बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म है, उसे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में हम कवर नहीं करेंगे, हम उसे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर ले आएंगे, जिसे आपको नीचे डायग्रामेटिकली बनाया है। सप्लायर इज एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट प्रोवाइडिंग स्पॉन्सरशिप सर्विस। तो कंसिडरेशन पे जो जीएसटी लगेगा वो रेसिपिएंट पे करेगा इफ दैट रेसिपिएंट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट और अ पार्टनरशिप फर्म लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। तो वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट हो गया, बट याद रखने वाली सिंपल सी बात है कि सप्लायर पहले एनी पर्सन हुआ करता था और अब एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट हो गया। मतलब बॉडी कॉर्पोरेट अगर स्पॉन्सरशिप की सर्विस दे रही है तो उसे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में कवर किया जाएगा, रिवर्स चार्ज लगने वाला नहीं है। ये पहला अपडेट। दूसरा अपडेट, अगर रेंटिंग की सर्विस प्रोवाइड की गई है विथ रिगार्ड टू एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग पे अलग रिवर्स चार्ज का प्रोविजन होता है। हम कह रहे हैं ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, यानी फॉर अ सिंपल लैंग्वेज हम कह सकते हैं कमर्शियल ड्वेलिंग्स, लैंड और बिल्डिंग्स जो कमर्शियली यूज की जाती है, उनके ऊपर रिवर्स चार्ज में आपने क्या पढ़ा होता है कि अगर सर्विस प्रोवाइडर एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन है,
और सर्विस रेसिपिएंट कोई रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसे आरसीएम में कवर करेंगे। यूआरपी टू आरपी, यूआरपी टू आरपी इज कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये बात आपने पढ़ी होती है इन केस ऑफ अ कमर्शियल ड्वेलिंग। सर इन केस ऑफ अ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग तो आपका डिस्कशन ही अलग होता है आरसीएम में। इन केस ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग आपने पढ़ा होता है एनी पर्सन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर्ड पर्सन है या अनरजिस्टर्ड पर्सन, सर्विस रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल किया जाएगा। रेसिडेंशियल ड्वेलिंग में अपडेट रेसिडेंशियल ड्वेलिंग में नहीं आया है, वो वैसे का वैसे ही है। अपडेट कमर्शियल ड्वेलिंग में आया है, जिसमें आपने पढ़ा है कि सप्लायर अनरजिस्टर्ड पर्सन है और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसे आरसीएम में कवर करते हैं। अब गवर्नमेंट ने क्या कहा कि अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है पर अगर कॉम्पोजिशन स्कीम में है ना, अगर कॉम्पोजिशन स्कीम में है तो उस पे हम आरसीएम लगाने वाले नहीं हैं। वी आर नॉट गोइंग टू कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इफ the recipient is registered but registered as a composition scheme वाला पर्सन, यानी सेक्शन नंबर 10 उसने ऑप्ट किया हुआ है अगर, तो फिर कमर्शियल ड्वेलिंग भाड़े पे लेने पे उसे कोई रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी भरने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर अगेन इसको नीचे समराइज किया है। पहले आप पढ़ते थे सप्लायर इज एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन, इसको ठीक कर देना, एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन, सप्लायर इज एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन providing renting of immovable property other than residential dwelling and the recipient is a registered person। तो अब यहां ऐड हो गया other than a person opting to pay tax under section 10, तो उस पे हम आरसीएम तभी लगाएंगे जब वो पर्सन रजिस्टर्ड तो है बट नॉन कॉम्पोजिशन वाला है। अगर कॉम्पोजिशन वाला है तो आरसीएम लगना नहीं है। अगर आप ठीक से लॉजिकली सोचो तो सर ऐसा डालने से ऐसा हो गया कि उस पर जीएसटी ही नहीं लगेगा, क्योंकि जब सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट कॉम्पोजिशन स्कीम में है, रजिस्टर्ड है कॉम्पोजिशन स्कीम में, तो हम कह रहे हैं आरसीएम नहीं लग रहा। अगर आरसीएम नहीं लग रहा मतलब एफसीएम लगना चाहिए। पर सर एफसीएम कैसे लगेगा, क्योंकि सप्लायर तो अनरजिस्टर्ड पर्सन है ना, तो उसके ऊपर एफसीएम कैसे एप्लीकेबल किया जा सकता है। यानी नेचुरली स्पीकिंग सरकार ने इसको जीएसटी से बाहर कर दिया। यानी अभी तक क्या हो रहा था, अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड, कॉम्पोजिशन हो या नहीं उस पर आरसीएम लगी रहा था, जीएसटी भरना ही पड़ रहा था रेसिपिएंट को। लेकिन अब क्या हो गया, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड कर रहा है और वो नॉन कॉम्पोजिशन है तो ही आरसीएम लगेगा, जीएसटी लगेगा। अगर वो कॉम्पोजिशन है तो सर जीएसटी ही नहीं लगेगा। क्या आरसीएम और क्या एफसीएम, उसे आरसीएम से बाहर निकाल देना मतलब उसके ऊपर जीएसटी ही एप्लीकेबल नहीं किया जाएगा। तो आप इसे इस तरीके से सिंप्लीफाई करके बनाना चाहो तो बना सकते हो। यूआरपी इज प्रोवाइडिंग रेंटिंग ऑफ अ कमर्शियल ड्वेलिंग। गड़बड़ मत करना, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग में ऐसा कुछ नहीं किया है। रेसिडेंशियल ड्वेलिंग में रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है, कॉम्पोजिशन हो नॉन कॉम्पोजिशन हो डज नॉट मैटर, आरसीएम लगेगा। हमने ये बात सिर्फ कमर्शियल ड्वेलिंग में अपडेट में डिस्कस की है। और ये रजिस्टर्ड पर्सन है और नॉन कॉम्पोजिशन है तो यहां आरसीएम एप्लीकेबल है। और वहीं अगर हम कहते हैं ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है, यही रेंटिंग ऑफ कमर्शियल ड्वेलिंग है, ये रजिस्टर्ड पर्सन है लेकिन कॉम्पोजिशन स्कीम वाला है, तो सर जीएसटी ही नहीं लगेगा। क्या आरसीएम क्या एफसीएम, जीएसटी ही एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि एफसीएम लगाने जाओगे तो लगाओगे कैसे, क्योंकि सप्लायर तो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है। तो ये हमारा दूसरा रिवर्स चार्ज का अपडेट कवर हो जाता है। रिवर्स चार्ज के अंदर हमारे ये दो अपडेट्स किए गए। इन दो मटेरियल अपडेट्स के अलावा एक छोटा सा सर्कुलर और क्लैरिफिकेशन और आया कि सर ये जो डीडीए है, दिल्ली डेवलपमेंटल अथॉरिटी, दिल्ली डेवलपमेंटल अथॉरिटी, क्या इसे एक लोकल अथॉरिटी की तरह ट्रीट किया जाएगा, क्या इसे एक लोकल अथॉरिटी माना जाएगा, ये सवाल उठाया गया अंडर जीएसटी। तो एक सर्कुलर के थ्रू इसे क्लैरिफाई किया गया कि इसे लोकल अथॉरिटी नहीं माना जाएगा। A DDA, that is a Delhi Developmental Authority, is not a local authority। ये क्लैरिफाई किया गया है। सर इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। फर्क रिवर्स चार्ज में पड़ेगा, इसीलिए हम रिवर्स चार्ज के अंदर इस सर्कुलर को डिस्कस कर रहे हैं। सर अगर हम डीडीए को लोकल अथॉरिटी मान लेते हैं तो आपने ये पढ़ा होता है कि कोई भी गवर्नमेंटल सर्विसेज किसी बिजनेस एंटिटी को जिसका एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज एक्सीडिंग द बेसिक थ्रेशोल्ड के ऊपर टैक्सेबिलिटी होगी तो आरसीएम में होगी। इसीलिए अगर हम डीडीए को भी मान ले कि लोकल अथॉरिटी है तो डीडीए की सर्विसेज आरसीएम में आ जाएगी। एंड अभी सर्कुलर ने ये क्लियर कर दिया कि डीडीए को हम लोकल अथॉरिटी नहीं मानेंगे,
तो जब ये क्लैरिफाई कर दिया कि डीडीए को लोकल अथॉरिटी नहीं मानेंगे, इसका मतलब ये हो गया कि डीडीए की सर्विसेज आरसीएम में टैक्सेबल नहीं होगी, एफसीएम में टैक्सेबल होगी। यानी सामने वाला जीएसटी लगा के, सामने वाला जीएसटी के साथ पेमेंट करेगा डीडीए को और डीडीए सरकार को पे करेगी, यानी यहां आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यही बात लिखी है कि हम डीडीए को क्या लोकल अथॉरिटी मान सकते हैं, तो अंडर जीएसटी सर्विसेज सप्लाइड बाय local authority to business are taxed on reverse charge. This rule applies if the service provider like a local authority is classified as local authority under law. And as per the definition, local authority मतलब municipal committee, जिला परिषद, district board, cantonment वगैरह वगैरह. Clarification: DDA cannot be treated as local authority. It does not meet the criteria because it is not an authority entrusted with control and management of municipal or local funds. GST में implication क्या होगा? Since DDA is not a local authority, services supplied by DDA to business are not covered under reverse charge, and thereby they will be covered simply under forward charge mechanism. यही हमें यहाँ पर क्लियर करके प्रोवाइड किया हुआ है। तो DDA is not a local authority, a municipal corporation is a local authority, or service provided by a municipal corporation to a business entity is covered under RCM, but a service provided by DDA to a business entity is not covered under RCM, it will be covered under FCM. इसके बाद सेक्शन नंबर 9 जो हमारा चार्जिंग सेक्शन है, उसमें एक इंपॉर्टेंट अपडेट किया गया। चार्जिंग सेक्शन नंबर 9 के अंदर आप क्या पढ़ते हैं कि सर जो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन होती है, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इट इज अ नॉन टैक्सेबल सप्लाई, उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं किया जाएगा। इसे हमने कॉन्स्टिट्यूशनली ही बाहर रखा हुआ है कि इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। अब ये जो अल्कोहल बनाने वाली इंडस्ट्री है, ये लोग जब अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन बनाते हैं तो इसके ऊपर स्टेट एक्साइज और स्टेट वैट लगाया जाता है। इसे जीएसटी से कंप्लीटली बाहर रखा हुआ है, जीएसटी में इसका कोई कवरेज ही नहीं है। इस पे स्टेट एक्साइज ड्यूटी और स्टेट वैट लगाया जाता है। स्टेट लेवल की पूरी जुरिस्डिक्शन होती है, सेंटर का इसमें कोई हक नहीं होता, सब कुछ स्टेट को मिलता है। ये तक आपने पढ़ा होता है कि जो अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस लिया जाता है उसे भी सप्लाई नहीं माना जाता, उसके ऊपर भी कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं किया जाता जो अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस होता है। ये बातें आपको पता है। पर ये जो अल्कोहल बनाने वाली कंपनियां हैं, मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनियां हैं, ये सालों से एक पर्टिकुलर चीज को लेके स्ट्रगल कर रही थी, जिससे कास्केडिंग इफेक्ट आ रहा था और डिमांड कर रही थी सरकार से कि इसका कुछ करो। एंड फाइनली सरकार ने कुछ किया। ये डिमांड क्या कर रही थी कि सर आज अगर मैं अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन बनाता हूँ, शराब बनाता हूँ ह्यूमंस के कंजम्पशन के लिए, तो उसमें जो मैं मेरा रॉ मटेरियल यूज करता हूँ, उस रॉ मटेरियल पे अगर जीएसटी लगेगा तो उस जीएसटी का मुझे आईटीसी तो मिलेगा नहीं, क्योंकि मेरा कोई पेएबल तो है नहीं, क्योंकि मैं तो अल्कोहलिक लिकर सप्लाई कर रहा हूं तो वो एक नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, तो मेरा पेएबल तो है नहीं। तो देयर बाय मैं अल्कोहलिक लिकर बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज कर रहा हूं, उस रॉ मटेरियल पे जो जीएसटी लगेगा, वो जीएसटी का तो मुझे आईटीसी मिलेगा ही नहीं ना, वो कॉस्ट का पार्ट बनेगा। कॉस्ट का पार्ट बनेगा तो कास्केडिंग इफेक्ट आएगा, टैक्स पे टैक्स लगेगा। बेसिक समझ आता है आपको? तो इन इंडस्ट्रीज का ये डिमांड था कि सर हमारे रॉ मटेरियल पे से भी जीएसटी हटाओ ना, अगर हमारे रॉ मटेरियल से भी जीएसटी हटाओगे तो हमें थोड़ा सा बेनिफिट होगा, क्योंकि वो कास्केडिंग इफेक्ट नहीं आएगा। अल्टीमेटली कंज्यूमर के लिए अल्कोहलिक लिकर सस्ती भी होगी, हम जो अननेसेसरी टैक्स पे टैक्स दे रहे हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टैक्स पे टैक्स देना तो जस्टिफाइड नहीं होता है ना। आप वैल्यू पे ज्यादा टैक्स ले लो लेकिन टैक्स पे तो टैक्स मत लगाओ। कास्केडिंग इफेक्ट सर जीएसटी लाने के पीछे मेन ऑब्जेक्टिव ये था ना कि जीएसटी से पहले हर जगह टैक्स पे टैक्स लगता था, क्योंकि सेंट्रल लीवीज नहीं थी, स्टेट के ऊपर सेंटर के टैक्सेस के ऊपर स्टेट टैक्सेस लगाया करते थे। तो गवर्नमेंट ने फाइनली इनकी सुनी और कहा कि देखो तुम्हारे सारे रॉ मटेरियल पे से जीएसटी नहीं हटा सकते ना, दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, क्योंकि फिर तो बहुत सारी और चीजों पे भी हमें जीएसटी एग्जाम करना पड़ जाएगा, हर चीज पे से थोड़ी जीएसटी एग्जाम कर सकते हैं। लेकिन तुम्हारा जो प्राइमरी रॉ मटेरियल है उसको हम नॉन टैक्सेबल बना देते हैं, जीएसटी की दुनिया से बाहर निकाल देते हैं। और प्राइमरी रॉ मटेरियल अल्कोहलिक लिकर मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनियों का क्या होता है? ENA एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल या RS रेक्टिफाइड स्पिरिट। ENA एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल और रेक्टिफाइड स्पिरिट, ये बेसिकली वो रॉ मटेरियल होता है जिसमें से इंप्योरिटीज हटा दी गई होती है और फिर इसको यूज करके अल्कोहलिक लिकर मैन्युफैक्चर की जाती है। तो ये बेसिक इनका प्राइमरी रॉ मटेरियल होता है, इस पर जीएसटी लग रहा था एंड देयर बाय उसका आईटीसी नहीं मिल रहा था, वो कॉस्ट का पार्ट बन रहा था, क्योंकि ये कोई अल्कोहलिक लिकर थोड़ी थी, ये तो एक ENA या रेक्टिफाइड स्पिरिट था जिसे हमने जीएसटी से बाहर किया ही नहीं था, यानी इस पे जीएसटी एप्लीकेबल हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया, क्लैरिफाई करके क्या कहा कि अनडीनेचर्ड
अनडीनेचर्ड, एक होता है डीनेचर्ड। डीनेचर्ड का मतलब हो जाता है कि अब वो खाली इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज हो सकता है, और अनडीनेचर्ड का मतलब होता है वो प्योर है, उसकी इंप्योरिटीज हटा दी गई है, यानी कि वो कंजम्पशन में यूज हो सकता है, ह्यूमन कंजम्पशन में। तो अनडीनेचर्ड ईएनए और रेक्टिफाइड स्पिरिट यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के ऊपर भी हम कोई जीएसटी नहीं लगाएंगे, उसको हमने बाहर निकाल दिया। तो लैंग्वेज क्या थी आपकी, there shall be levied a tax called GST on all intrastate supply except on supply of alcoholic liquor for human consumption, ये तो पहले से था, and undenatured extra neutral alcohol or rectified spirit used for manufacture of alcoholic liquor for human consumption, उसके भी हमने जीएसटी से बाहर निकाल दिया, इसके ऊपर भी हम जीएसटी नहीं लगाएंगे। पास में इसको लेके काफी सारे सर्कुलर्स वगैरह भी आए हुए हैं, बट वो सब आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। अब क्या है आपके लिए वो रेलेवेंट है, इसलिए हमने खाली काम की बात की आपकी एग्जाम पर्पस के लिए कि इसके ऊपर कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं करेंगे। सर ये बात सेक्शन 9 में ही नहीं, सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में भी पैरेलली डाल दी गई है, क्योंकि इंट्रा स्टेट सप्लाई भी नहीं मानेंगे और इंटर स्टेट सप्लाई भी नहीं मानेंगे, यानी उस पर हम जीएसटी एप्लीकेबल करने वाले ही नहीं है। ये अपडेट सेक्शन नंबर 9 के अंदर किया गया, आपको एग्जांपल लिख के दिया है, मैन्युफैक्चरर बाय ईएनए यूज्ड फॉर मेकिंग लिकर, manufacturer pays CGST and SGST on purchase of ENA. Now GST is charged on EMA even though it is used in liquor manufacturing, but now due to amendment the same manufacturer buys ENA used to make liquor, ENA is exempted from GST. No GST is charged on purchase of ENA. This reduces the tax burden and cascading effect on liquor manufacturer के ऊपर cascading effect हट गया। ऐसे ही एक अपडेट सेक्शन नंबर 10 कॉम्पोजिशन स्कीम में किया गया है। कॉम्पोजिशन स्कीम में जो अपडेट किया गया है, देखो वो आपकी एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है, बट आपकी स्टडी मटेरियल में डाला हुआ है तो हम कवर कर लेते हैं। देखो आपने क्या पढ़ा होता है कि अगर कोई बंदा कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है लेकिन फिर भी कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर है, तो फिर हम उससे वसूली करेंगे सेक्शन नंबर 73 और 74 के तहत। सेक्शन 73 और 74 फाइनल में पढ़ाए जाते हैं कि कैसे रिकवरी की जाती है, डिमांड नोटिस भेज के, शो कॉज नोटिस भेज के, डिमांड ऑर्डर भेज के कैसे रिकवरी की जाती है। तो फॉर एग्जांपल मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं होना चाहिए, आई एम इनएलिजिबल, बट फिर भी मैं कॉम्पोजिशन के हिसाब से ही टैक्स भर रहा हूं और सरकार को पता चल गया, तो सरकार मुझे डिमांड ऑर्डर भेजेगी या तो सेक्शन 73 में या सेक्शन 74 में। अब हुआ क्या है कि 73 और 74 को स्क्रैप कर दिया गया है। 73 74 रेलेवेंट है ओनली अप टू फाइनेंशियल ईयर 23-24, फाइनेंशियल ईयर 24-25 से सेक्शन 74A आ गया है। 73 और 74 को मर्ज करके एक सेक्शन बना दिया गया है 74A, और कहा गया है कि अब जो डिमांड की जाएगी वो 74A में की जाएगी। इसीलिए सेक्शन 10 में ऐसा कह दिया गया 73, 74 और 74A ऐड कर दिया गया। बट सर ना 73 सिलेबस में है, ना 74 सिलेबस में है, ना 74A सिलेबस में है, ये तो सीए फाइनल में पढ़ाया जाएगा। आपके लिए खाली इतनी जानकारी होनी चाहिए कि अगर आपने गलत काम किया, कॉम्पोजिशन में ना होने के बावजूद कॉम्पोजिशन का जीएसटी भरा, तो आपकी वसूली या तो इन दो सेक्शंस में या इस सेक्शन में हो सकती है। सर 73 74 में कब होगी? अप टू फाइनेंशियल ईयर 23-24 का अगर मुद्दा होगा तो। 74A में कब होगी? फाइनेंशियल ईयर 24-25 एंड ऑनवर्ड्स का मुद्दा होगा तो। ये बात 5-6 जगह आएगी, जहां जहां पे भी 73 74 लिखा हुआ है पूरे सिलेबस में, पूरे एक्ट में, हर जगह 74A कर दिया जाएगा फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो हम क्या करेंगे, जब हमारा पूरा का पूरा अमेंडमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो हमने एंड में आपको एक कॉमन लिस्ट बना के दी है, जिस कॉमन लिस्ट के अंदर हमने डाल दिया है कि कहां कहां पे 73 74 की जगह 74A कर दिया गया है। सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, आई डोंट थिंक उसे एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जाएगा। ये हमने हमारा दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया, दैट इज चार्ज ऑफ जीएसटी का डिस्कशन, जिसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में 2 पॉइंट्स में अमेंडमेंट, डीडीए को हम लोकल अथॉरिटी नहीं मानेंगे, मतलब उस पर आरसीएम नहीं लगेगा, ये अमेंडमेंट। सेक्शन 9 में जो अनडीनेचर्ड ईएनए है या रेक्टिफाइड स्पिरिट है, जिसे यूज करेंगे फॉर मैन्युफैक्चरिंग अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। एंड सेक्शन 10 में 73 74 की जगह 74A रीड किया जाएगा अगर आपने गलत काम किया तो। इतनी बातें हमने चार्ज ऑफ जीएसटी के अंदर कवर कर ली है। हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, एग्जेम्पशंस फ्रॉम जीएसटी, क्योंकि इसमें से जनरली एक क्वेश्चन हमें 4-5 मार्क का एग्जाम में देखने मिल ही जाता है। बहुत सारे चेंजेस नहीं हुए हैं एग्जेम्पशंस के अंदर, कुछ हमारे छोटे मोटे चेंजेस किए गए हैं, बट थोड़े रेलेवेंट हो सकते हैं एग्जाम एंगल से। सर क्या अपडेट्स किए गए हैं? पहला अपडेट, सीरियल नंबर यानी एंट्री नंबर 25A ऑफ अवर नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर किया गया है। ये एक छोटा सा ड्राफ्टिंग मिस्टेक था जिसे सुधारा गया है, कोई अपडेट नहीं है,
लेकिन एक छोटी सी गलती रह गई थी लॉ में, जिसको इन्होंने ठीक कर दिया है। क्या? आपने एक बात पढ़ी हुई है पहले से, क्या पढ़ा हुआ है आपने, कि अगर कोई सर्विसेज रिसीव की है बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग मीटरिंग इक्विपमेंट ऑन रेंट, मीटरिंग इक्विपमेंट जो होता है वो अगर भाड़ा उसका कुछ चार्ज किया गया है उसकी सर्विसेज है, या मीटर ट्रांसफार्मर वगैरह की टेस्टिंग सर्विसेज है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन छुड़वाने की कुछ चार्जेस वगैरह आपको पे करने पड़े, या मीटर वगैरह के या लाइंस को शिफ्ट कराने के कुछ चार्जेस पे करने पड़े, या डुप्लीकेट बिल्स वगैरह जनरेट करने के कुछ चार्जेस, या ऐसा कुछ भी एंसिलरी सर्विस किसने प्रोवाइड की है आपको? किसी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडेड बाय ट्रांसमिशन एंड इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज टू देयर कंज्यूमर्स ने, तो उसके ऊपर हम जीएसटी नहीं लगाएंगे, उसे एग्जेम्प्ट रखा जाएगा। अब यहां इन्होंने लैंग्वेज में क्या बोल दिया? ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज, यानी कि कोई ऐसी कंपनी जिसका काम ट्रांसमिशन भी है और डिस्ट्रीब्यूशन भी है, दोनों है, अगर वो ये सर्विसेज देंगे तो एग्जेम्प्ट होगा। जबकि इनका इंटेंशन ऐसा लिखना नहीं था, इनका इंटेंशन ये लिखना था चाहे ट्रांसमिशन करती हो सिर्फ, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन करती हो सिर्फ, या ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन दोनों करती हो, इट डज नॉट मैटर, ये सारी सर्विसेज एग्जेम्प्ट रहेगी। बट लिख एंड दिया, लिखना ओआर और चाहिए था, तो उसे अपडेट करके इन्होंने अब ओआर और कर दिया है। यानी कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कोई ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी है, वो ये सारी सर्विसेज देगी, वो एग्जेम्प्ट ही रहने वाली है। यानी सर कोई मटेरियल अपडेट नहीं है, पहले भी एग्जेम्प्ट था अभी भी एग्जेम्प्ट ही है, सिर्फ लॉ के अंदर इन्होंने जो एंड वर्ड लिख दिया था ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी जगह ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया है। ऐसे ही दूसरा अपडेट एंट्री नंबर 69 में किया गया है। तो वोकेशनल एजुकेशन जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है हमारे देश में, स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव के तहत, उसके तहत जो अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है बाय अवार्डिंग बॉडीज, या फिर नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, या उसकी असेसमेंट एजेंसीज, या उसके जो ट्रेनिंग बॉडीज हैं, उनकी सारी सर्विसेज को हमने एग्जेम्प्ट रखा होता है, वो अभी भी एग्जेम्प्ट है। जैसे कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, अवार्डिंग बॉडी रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, असेसमेंट एजेंसी रिकॉग्नाइज्ड बाय National Council of Vocational Education and Training, training body accredited with an awarding body which is recognized by National Council for Vocational Education and Training। इसमें एक पॉइंट जोड़ दिया है कि ये इनकी सर्विसेज भी एग्जेम्प्ट होगी, यानी ट्रेनिंग पार्टनर्स अप्रूव्ड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने जो सर्विसेज प्रोवाइड की होगी इन रिलेशन टू द नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट कोर्स और नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, उन्हें भी एग्जेम्प्ट रखा जाएगा। यानी जो थे वो तो हैं ही, उनके अलावा एक पॉइंट और ध्यान में रखेंगे आप कि ट्रेनिंग पार्टनर की सर्विसेज रिकॉग्नाइज्ड, और ट्रेनिंग पार्टनर विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड दो सर्विसेज आर इन रिलेशन टू नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो वो सारी सर्विसेज को एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। ये हमारा दूसरा अपडेट हो गया। तीसरा अपडेट, एक ऑल टुगेदर नई एंट्री इंट्रोड्यूस की गई है इंश्योरेंस के रिलेटेड, एंट्री 36B, नई एंट्री डाली गई है पूरी तरह से, बड़ी स्पेसिफिक एंट्री है, बहुत केयरफुली सुनना इसे समझने के लिए। होता क्या है, जब आप इंश्योरेंस करवाते हैं किसी इंश्योरेंस कंपनी से अपनी मोटर व्हीकल का, तो उसमें अगर आपने कोई थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराया होगा, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है कि कल को मैंने अपनी व्हीकल का अगर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा रखा है और व्हीकल से कोई एक्सीडेंट हो जाता है जिससे सामने वाले को इंजरी हो जाती है या डेथ हो जाती है, तो अगर मैंने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा रखा है तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका जो कॉम्पेंसेशन होगा वो इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। तो बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट कॉज्ड बाय मी, जो भी इंजरी हुई होगी थर्ड पार्टी को, वो थर्ड पार्टी को कॉम्पेंसेशन इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड कर देगी। हमारे देश में थर्ड पार्टी मोटर व्हीकल इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी है, इट इज अ कंपल्सरी थिंग, आप इसे ऑप्शनल मान के नहीं चल सकते, ये मैंडेटरी होता है लेना, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। अब इसके ऊपर कोई एग्जेम्पशन नहीं है सर, थर्ड पार्टी मोटर व्हीकल इंश्योरेंस के जो प्रीमियम है उस पे जीएसटी लगेगा, एकदम लगेगा, इसके रिलेटेड कोई एग्जेम्पशन नहीं है। तो एग्जेम्पशन किस चीज के रिलेटेड है सर? सुनना, मैंने इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस कराया थर्ड पार्टी मोटर व्हीकल इंश्योरेंस, उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी को 5,000 रुपए दिए, 5,000 रुपए पे जीएसटी लगा, वो जीएसटी इंश्योरेंस कंपनी ने सरकार को दे दिया। नाउ अब क्या होता है कि ये जो इंश्योरेंस कंपनी है, समझो ए लिमिटेड, इसको जो मैंने 5,000 रुपए का प्रीमियम दिया, जीएसटी तो उसने सरकार को भरी दिया होगा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में, पर जो मैंने 5,000 का प्रीमियम दिया ना, उसमें से 100 रुपए वो अलग करके
मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड को दे देती है, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड को, MVAF, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड को, जिसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया है एज पर मोटर व्हीकल्स एक्ट, यानी ये एक लीगल एंटिटी है जिसे मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। तो मेरी इंश्योरेंस कंपनी क्या थी? ए लिमिटेड। ए लिमिटेड ने वो जो 5,000 रुपए कमाए थे फ्रॉम इंश्योरेंस प्रीमियम, उसमें से 100 रुपए इनको दे दिए मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड को। ये अगेन एज पर द लॉ होता है, मैंडेट है। तो कुछ इंश्योरेंस एक्ट के अंदर कंडीशंस बनाई हुई है, मोटर व्हीकल्स एक्ट के अंदर कुछ बातें लिखी है जिसके तहत जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो कुछ परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन करती है टू मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड फ्रॉम व्हाटएवर इट हैज रिसीव्ड फ्रॉम डूइंग थर्ड पार्टी मोटर व्हीकल इंश्योरेंसेस। एंड ये 100 रुपए करके जो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड के बाद पैसा इकट्ठा होता है, उससे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड उन लोगों का भला करता है जो हिट एंड रन केसेस का शिकार बने हैं। तो हिट एंड रन के केसेस हम रेगुलरली सुनते हैं हमारे देश में कि भाई व्हीकल 2 लोगों को उड़ाते हुए चली गई, ऐसा हम रेगुलर में देखते हैं। हिट एंड रन के कितने केसेस होते हैं, ड्रंक एंड ड्राइव के कितने केसेस होते हैं। तो वो जो हिट एंड रन एक्सीडेंट के विक्टिम्स हैं, उन विक्टिम्स को या उनके परिवार वालों को कॉम्पेंसेट मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड करता है। और ये मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड के पास पैसा कहां से आता है? इंश्योरेंस कंपनीज से। जो मोटर व्हीकल इंश्योरेंस कंपनीज है उनसे कॉन्ट्रीब्यूशंस के रूप में पैसा आता है। तो अब एक तरीके से आप देखो तो ये ऐसा साउंड कर रहा है कि मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू इंश्योरेंस कंपनीज, जिसके लिए इंश्योरेंस कंपनीज कुछ कंट्रीब्यूट कर रही है टू मोटर व्हीकल्स एक्सीडेंट फंड। एंड देयर बाय अगर हम कोई एग्जेम्पशन नहीं बनाएंगे तो इस 100 रुपए पे जीएसटी लग जाएगा, क्योंकि ऐसा माना जाएगा कि मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड इज प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस सर्विसेज टू सच इंश्योरेंस कंपनीज हु आर कंट्रीब्यूटिंग फंड्स फ्रॉम व्हाटएवर दे हैव अर्न्ड फ्रॉम थर्ड पार्टी मोटर व्हीकल इंश्योरेंसेस। लेकिन गवर्नमेंट नहीं चाहती इस पे जीएसटी लगे, एंड देयर बाय इन्होंने क्या कहा, इस 100 रुपए पे हम जीएसटी नहीं लगाएंगे, इट विल रिमेन एग्जेम्प्ट। देखो केयरफुल रहना, ए लिमिटेड ने जो आगे किसी मिस्टर एक्स को सर्विस प्रोवाइड की है, उसके ऊपर जो 5,000 रुपए लगे हैं इंश्योरेंस के, सर उस पे जीएसटी लगेगा। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं कि इंश्योरेंस कंपनी ने जो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड को कंट्रीब्यूट किया है उसके ऊपर कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं किया जाएगा। दिस इज व्हाट हैज बीन डन टू एंट्री नंबर 36B। मुझे नहीं लगता एग्जाम में आना चाहिए, इट्स अ वेरी वेरी स्पेसिफिक एंट्री फॉर अ वेरी वेरी स्पेसिफिक सिचुएशन, बट जस्ट बिकॉज इट इज अ फ्रेश अपडेट आपको ठीक से उसे देख लेना चाहिए। क्या लिखा है? सर्विसेज ऑफ इंश्योरेंस provided by motor vehicle accident fund, provided by motor vehicle accident fund constituted as per sections 164B of motor vehicles act against contribution made by insurer A limited। इंश्योरर ने कंट्रीब्यूशन किया है मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड को, कि जो कहां से किया है? आउट ऑफ प्रीमियम कलेक्टेड फॉर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ऑफ मोटर व्हीकल। जो ए लिमिटेड ने मिस्टर एक्स जैसे लोगों को थर्ड पार्टी मोटर व्हीकल इंश्योरेंस की सर्विसेज दी होगी, उससे जो प्रीमियम आया होगा उसमें से कुछ पोर्शन कंट्रीब्यूट किया है, उस कंट्रीब्यूटेड पोर्शन पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। आपको एक एग्जांपल देके यहां पर समझाया गया है। सपोज एबीसी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कलेक्ट्स अ प्रीमियम ऑफ 5,000 फॉर अ थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रॉम अ व्हीकल ओनर। Out of this premium, ABC is mandatorily required to contribute a portion, say ₹100, to the motor vehicle accident fund as per this section. The motor vehicle accident fund constituted by central government provides compensation to victims of hit and run and for treatment of accident victims. Where the motor vehicle accident fund receives 100 from ABC Insurance, it is providing insurance service. However, since this service is covered, it is exempt from GST. ये हमारा एक और इंपॉर्टेंट अपडेट हो गया। फिर इसके बाद इंश्योरर की डेफिनेशन इंट्रोड्यूस की गई है। ये कोई काम की नहीं है, खाली ऐसा ही लिखा है कि इंश्योरर की डेफिनेशन वही होगी जो इंश्योरेंस एक्ट के अंदर दी है, और कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया। और इंश्योरेंस एक्ट के तहत इंश्योरेंस कंपनियां क्या होती है वो आपकी नॉलेज के लिए यहाँ पर रिप्रोड्यूस करके दिया है। नहीं भी पढ़ेंगे आप तो ये चलेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये हमारे 4 छोटे छोटे अपडेट्स हो गए। पहला क्या कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की जगह ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज लिख दिया गया है। दूसरा कि ट्रेनिंग पार्टनर अप्रूव्ड बाय एनएसडीसी ऐड कर दिया गया है, कोई भी सर्विसेज देते हैं इन रिलेशन टू नेशनल स्किल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। तीसरा, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड जो इंश्योरेंस कंपनीज को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ऑफ प्रोटेक्टिंग हिट एंड रन एक्सीडेंट विक्टिम्स, उस इंश्योरेंस के प्रीमियम पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। एंड चौथा, इंश्योरर की डेफिनेशन कह दी गई वही होगी जो इंश्योरेंस एक्ट
के अंदर प्रोवाइड की हुई है फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी ऑल्सो। जीएसटी में जहां पर भी इंश्योरर वर्ड होगा उसकी डेफिनेशन इंश्योरेंस एक्ट वाली ही उठा ली जाएगी। इसके अलावा कुछ रिलेटेड सर्कुलर्स और क्लैरिफिकेशन और आए हैं। एक रिलेटेड सर्कुलर या क्लैरिफिकेशन है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के रिलेटेड। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली कुछ सर्विसेज रिसीव कर रहा था, तो सवाल उठा कि ये सर्विसेज क्या एग्जेम्प्ट की जाएगी। दिस इज रिलेटेड टू एंट्री नंबर 3 एंड एंट्री नंबर 3A ऑफ आवर एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन। सर एंट्री 3 और एंट्री 3A क्या होता है आपको याद दिलाऊं तो, अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड की गई है, प्योर लेबर सर्विसेज प्रोवाइड की गई है, एंट्री नंबर 3 में आपने पढ़ा होता है, टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और यूनियन टेरिटरी, which is a service which is entrusted as a function to municipality or panchayat as per article 243G और 243W of the constitution। यानी जो पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी के फंक्शंस लिस्टेड हैं एज पर अवर कॉन्स्टिट्यूशन, अगर वो रिलेटेड कोई लेबर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है टू द गवर्नमेंट विच इंक्लूड्स लोकल अथॉरिटीज, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, तो उसे एग्जेम्प्ट रखा जाएगा। ऐसी एंट्री 3A में आपने पढ़ा होता है सब कुछ सेम, लेकिन कंपोजिट सप्लाई भी एग्जेम्प्ट होगी। शर्त ये होती है कि वो कंपोजिट सप्लाई तभी एग्जेम्प्ट होगी जब उसके अंदर जो वैल्यू ऑफ गुड्स का कंपोनेंट है वो अप टू 25% है ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। यानी थोड़ा गुड्स होगा और मेजरली सर्विस होगा तो भी एग्जेम्प्ट रखेंगे, जिसमें थोड़े गुड्स का मतलब होता है अप टू 25%, तो हम उसे एग्जेम्प्ट रखेंगे। तो जो सर्विस प्रोवाइड की गई टू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, वो भी एक लोकल अथॉरिटी है, तो कोई भी सर्विसेज जो एंट्री नंबर 3 और 3A में गई वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली ने कहा कि हम कई सारी सर्विसेज रिसीव करते हैं, जिसमें हम एक सर्विस रिसीव करते हैं फॉर मेंटेनिंग अवर ऑफिस, फॉर मेंटेनिंग द गार्डन ऑफ एमसीडी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली का जो पूरे प्रीमाइसेस हैं उसकी अपकीप के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए वो बहुत सारी हाउसकीपिंग सर्विसेज, गार्डनिंग सर्विसेज और ये सब रिसीव करते हैं, तो क्या वो सर्विसेज भी एग्जेम्प्ट की जाएगी? तो गवर्नमेंट ने सर्कुलर निकाल के क्लियर किया, नहीं। क्या बात कर रहे हो, वो क्यों एग्जेम्प्ट की जाएगी? क्योंकि एंट्री 3 और 3A के अंदर हमने एनी सर्विस टू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस को एग्जाम नहीं किया है। हमने वो जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी द्वारा इंटरेस्टेड फंक्शंस होते हैं जो आर्टिकल 243G और 243W में लिखे हैं उन्हें एग्जाम किया है। और सर आपकी ऑफिस की अपकीप, हाउसकीपिंग, मेंटेनेंस की सर्विसेज थोड़ी इंटरेस्टेड टू म्यूनिसिपैलिटी होती है, एंड देयर बाय ये सर्विसेज जो एमसीडी ने रिसीव की ये टैक्सेबल होगी, चाहे वो कंपोजिट सप्लाई हो या प्योर लेबर सर्विस, उससे फर्क नहीं पड़ता, इसे आप एग्जेम्प्ट नहीं करेंगे। हाँ, हालांकि एमसीडी ने वो वाटर सप्लाई मैनेजमेंट या स्लम रिहैबिलिटेशन, ये सारी जो सर्विसेज होते हैं विच इज इंटरेस्टेड टू अ म्यूनिसिपैलिटी, वो वाली रिसीव की होगी तो वो एग्जेम्प्ट है ही ना, हम उसके लिए ना थोड़ी बोल रहे हैं। बट आपने ये सब जो हॉर्टिकल्चर कराया होगा या बाकी अलग अलग सर्विसेज ली होगी अपने ऑफिस के अपकीप और मेंटेनेंस के लिए, सर वो टैक्सेबल होगी। पढ़ लेते हैं हम। इशू एमसीडी इज रिसीविंग सर्विसेज such as housekeeping, civil maintenance, furniture maintenance and horticulture from facility management agencies for upkeep of their office. The issue arose whether such services are exempt as per serial number 3A of notification 1217. Clarification: the service of facility management such as housekeeping, civil maintenance वगैरह वगैरह are not supplied in relation to performing any function entrusted to a municipality under article 243W, and such services are not covered by the scope of this entry. Thus, it has been clarified that GST is applicable on services provided by such agencies to MCD Delhi headquarters for upkeep of its headquarter building at the rates, as these services are not covered under the scope. एग्जाम्पल देके दिया है कि सर ये वाटर सप्लाई, वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह होता तो एग्जेम्प्ट होता, लेकिन हाउसकीपिंग वगैरह जो होगी वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा। एंट्री 3A में क्या दिया है वो आपको रिप्रोड्यूस करके दिया है सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए, बाकी आपने समझ लिया होगा यहाँ पर क्या प्रोवाइड किया गया है। फिर एग्जेम्पशंस में आप सेक्शन 11 पढ़ते हैं, एक नया सेक्शन ऐड किया गया है, सेक्शन 11A। exemptions in CGST Act is section 11 and exemptions in IGST Act is section 6. In CGST Act section 11A इंट्रोड्यूस किया गया है एंड इन IGST Act सेक्शन 6 से इंट्रोड्यूस किया गया है। कॉपी पेस्ट है, सिर्फ CGST के लिए 11A है और IGST के लिए 6A है। बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्शन है, मजेदार सेक्शन है। ऐसा सेक्शन पुराने इनडायरेक्ट टैक्स लॉज में हुआ करता था, सर्विस टैक्स, एक्साइज के जमाने में होता था। फिर जीएसटी आया तो इस सेक्शन को कंटिन्यू नहीं किया गया और अभी से री इंट्रोड्यूस किया गया है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर 2024 एंड ऑनवर्ड्स। इसे री इंट्रोड्यूस किया गया है, ऑल टुगेदर नया सेक्शन आ गया है। थियरी है आपके लिए, एग्जाम पर्पस के लिए, लेकिन सुनने में और समझने में बड़ा मजेदार है। समझो मैं ये पेन बेचता हूं, ये पेन बेचता हूं, इस पेन पे जीएसटी लगेगा या नहीं, मुझे कंफ्यूजन है।
मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रही कि इस पेन पे जीएसटी लगेगा या नहीं। मैंने बहुत सारा खोजबीन किया, सर्च किया, तो मुझे कोई फाइनल आंसर नहीं मिला। तो मैंने पता किया कि मैं अकेला थोड़ी पेन बेच रहा हूँ, मार्केट में और भी तो लोग पेन बेच रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं मैंने पता किया। तो पता चला सर कोई जीएसटी नहीं लगाता, पूरी इंडस्ट्री में ये प्रैक्टिस है कि कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं करता। तो मैंने कहा यार फिर मैं क्यों होशियारी मारूं, जब पूरा गांव जीएसटी नहीं लगाता तो मैं क्यों लगाऊं, इतने सारे लोग कर रहे हैं तो ठीक ही कर रहे होंगे। ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, हर्ड मेंटालिटी, हर्ड बिहेवियर, भेड़ चाल, जो सब कर रहे हैं हमें वही सही लगता है। एंड देयर बाय सब लोग जीएसटी नहीं लगा रहे थे इस पेन पे, तो हमने भी नहीं लगाया। बाद में पता चला सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला या क्लैरिफिकेशन निकाला या कोई केस लॉ हुआ किसी पर्सन के केस में, और पता चला सर जीएसटी तो लगाना था, आपने लगाया कैसे नहीं। जब जीएसटी लगाना था और हमने लगाया नहीं, तो सर मैंने अकेले ने थोड़ी गलत किया है, पूरी भीड़ ने गलत किया है। तो सबको वसूली की जाएगी, सबसे वसूली की जाएगी, सबको नोटिस भेजा जाएगा और जीएसटी मांगा जाएगा विद इंटरेस्ट, विद पेनल्टी, सारी चीजें की जाएगी, डिमांड के प्रोसीजर्स रन किए जाएंगे, पूरी इंडस्ट्री अग्रीड हो जाएगी, पूरी इंडस्ट्री टेंशन में आ जाएगी। सर पूरी इंडस्ट्री टेंशन में आ जाएगी जो ये पेन बेचती है, तो इकोनॉमी का एक छोटा सा पीस, एक ढांचा गिर जाएगा, स्ट्रक्चर गिर जाएगा, एंड देयर बाय ऐसा हो जाएगा तो सर फिर टैक्स कलेक्ट करने का मतलब ही क्या, जब इकोनॉमी ही सर्वाइव नहीं करेगी। तो ये सारे लोग मिलके सरकार के पास जाएंगे और बोलेंगे सर माफ कर दो, हमको नहीं मालूम था कि हमें भरना था और हम सबने गलत किया है, ऐसा थोड़ी है कि मैं अकेले ने गलत किया है, सर पूरी इंडस्ट्री सफर कर रही है, हम सबको माफ कर दो। तो अब सरकार ने सेक्शन 11A बनाया और कहा कि अगर ऐसा हुआ ना, पूरी इंडस्ट्री ने कोई गलती की होगी, तो उस केस में हम पूरी इंडस्ट्री को माफ कर देंगे। सेक्शन 11A के अंदर एक नोटिफिकेशन निकाल के हम पूरी इंडस्ट्री को माफ कर देंगे। या तो जीएसटी लगाना था लगाया ही नहीं, या फिर लगाना था बट कम रेट पे लगा दिया। फॉर एग्जांपल इस पे लगाना 12% था, बट पूरी इंडस्ट्री में सब लोग 5% लगाते थे, तो मैंने भी 5% ही लगा दिया, जबकि लगाना 12 था। तो जो 7%, 7% एक्स्ट्रा लगाना था पर रह गया, वो अगर पूरी इंडस्ट्री से रह गया तो पूरी इंडस्ट्री को माफ कर दिया जाएगा बाई मेकिंग अ नोटिफिकेशन। सर अकेले आप ही ने किया होगा, इंडस्ट्री ने तो 12 ही लगाया था, तो आप मर जाओगे, क्योंकि फिर आपको इंटरेस्ट पेनल्टी सब देनी पड़ जाएगी, क्योंकि कोई चॉइस नहीं है, आप अकेले फंस गए। सर भीड़ होनी चाहिए, इसलिए कोई भी काम करो तो झुंड में करो, मिलजुल के करो, यूनिटी के साथ करो। अरे गलत भी करना है तो यूनिटी के साथ करो। सर स्कूल में भी यही तो होता था, टीचर ने होमवर्क दिया है, पूरी क्लास ने नहीं किया, तो क्या कर लेगा टीचर, पूरी क्लास ने ही नहीं किया है, किस किस को पीटेगा, किस किस के पेरेंट्स को बताएगा। सर 50-60 बच्चे हैं, माफी करना पड़ेगा ना, अरे यार अगली बार कर लेना, पूरा ही नहीं किया। पर तुम सोचो 50 में 49 करके आए, तुम अकेले नहीं करके आए, या तुम दो दोस्त नहीं करके आए, या तुम 3 दोस्त नहीं करके आए, बाकी 47 करके आए, तो सर तुम तीनों तो गए ना, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री की ये प्रैक्टिस नहीं थी, तुम्हारे अकेले की प्रैक्टिस थी। कोई भी काम करो संगठन बना के करो, सरकार यही कह रही है। सेक्शन 11A के थ्रू इन्होंने अपनी पावर क्रिएट की है कि हम नोटिफिकेशन निकाल के सबको एग्जाम करना चाहें तो कर सकते हैं। देखो रीड करते हैं, सेक्शन बहुत छोटा सा है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द एक्ट, सब कुछ ओवरराइड हो जाएगा, यहां जो आ गया वो आ गया। द गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट अ प्रैक्टिस वाज और इज, थी या अभी भी है, जनरली प्रेवलेंट रिगार्डिंग लीवी ऑफ सेंट्रल टैक्स या इंक्लूडिंग नॉन लीवी, या तो लगाते हैं बट कम लगाते हैं या लगाते ही नहीं है, ऑन एनी सप्लाई एंड सप्लाईज वर और आर लायबल टू सेंट्रल टैक्स in cases where according to the said practice central tax was not or is not being levied or a higher amount what was or is being levied in accordance with the said practice। या तो लगाया ही नहीं या लगाया पर उससे ज्यादा लगाना था। The government may on recommendation of council in the official gazette direct that the whole of central tax payable or as the case may be excess of that payable but for the said practice shall not be required to be paid in respect of supplies which was not or is not being levied or is being short levied। So simple conclusion, the government has inserted a power to regularize non-levy or short levy due to any general practice prevalent in trade। क्योंकि ऐसा बहुत होता है प्रैक्टिकली कि भाई इंडस्ट्री को क्लैरिटी नहीं है क्या करें, तो इंडस्ट्री जो कर रही है आप भी वही कर लो, तो सेफ रहता है। क्योंकि झुंड में और भीड़ में काम करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती है। अकेले हो तो आपकी शक्ल दिख रही है, भीड़ में हो तो सर पता नहीं किसने किया, एंड देयर बाई सबको माफ कर दिया जाएगा,
क्योंकि पता ही नहीं ना अल्टीमेटली कल्प्रिट कौन था। वही चीज लिखी है, इफ जनरल प्रैक्टिस एग्जिस्टेड, जीएसटी वाज नॉट चार्ज और अंडर चार्ज, then the government has the power to say we will not collect GST as long as this was a common industry-wide practice. This gives reliefs who usually follow the usual market practice even if that practice was technically incorrect under GST law. भले वो गलत था लेकिन आप सब कर रहे थे ना मिलके, जाओ माफ किया। नोटिफिकेशन निकाल के करेंगे ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, सरकार ऑफिशियल गैजेट में एक नोटिफिकेशन निकाल के स्पेशल कंडीशंस के बेसिस पे आपको माफ कर देगी जो भी आपने पास्ट गलतियां की। फ्यूचर के लिए तो हम आपको बताएंगे कि अब क्या करना है। ये हमने कंप्लीट किया हमारे सारे अमेंडमेंट्स विथ रिगार्ड टू द चैप्टर ऑफ एग्जेम्पशन। तो एग्जेम्पशंस में क्या क्या किया समराइज करें तो सर, पहले वो इलेक्ट्रिसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन की जगह और कर दिया गया है, ट्रेनिंग पार्टनर ऐड कर दिया गया है रिकॉग्नाइज्ड बाय एनएचडीसी। तीसरा, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड जो इंश्योरेंस कंपनीज को प्रीमियम कलेक्ट करके हिट एंड रन एक्सीडेंट्स वालों को इंश्योर कर रहा है उसे एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। चौथा, इंश्योरर की डेफिनेशन बता दी गई है। पांचवा, एमसीडी को कोई सर्विसेज दी गई टू मेंटेन और अपकीप इट्स ऑफिस, उसे टैक्सेबल बताया गया है। एंड फाइनली जो अभी हमने क्लोजर किया छठे पॉइंट पे, सेक्शन 11A करके एक नई बात डाल दी गई है कि अगर इंडस्ट्री प्रैक्टिस है नहीं लगाना या कम लगाना तो हम उसे माफ कर देंगे, एक नोटिफिकेशन निकाल के उसको जाने देंगे। अगर सरकार सेटिस्फाइड होगी ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल तो एक ऑफिशियल गैजेट में बोल देगी जो नहीं लगाया या कम लगाया हम उसको जाने देते हैं, हम तुमसे कलेक्ट नहीं करेंगे, इंटरेस्ट पेनल्टी कुछ नहीं लगाएंगे, वी ओवरराइड द होल एक्ट, हम आपको पूरी तरह से फ्री कर देते हैं। दैट्स इट, ये हमारे सारे एग्जेम्पशंस कंप्लीट हो जाते हैं। हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई। एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आया है टाइम ऑफ सप्लाई के चैप्टर में। एंड हम जब भी टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ते हैं तो पैरेलली टैक्स इनवॉइसेस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स एंड ई-वे बिल, ये भी साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं इन्हें भी साथ साथ ही डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई और इनवॉइस का आप जानते हैं बहुत गहरा रिश्ता है। बिना इनवॉइस का चैप्टर पढ़े आप टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन कर ही नहीं सकते, इसीलिए हम इन्हें साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो हमें पढ़ना टाइम ऑफ सप्लाई है, पर टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ने के लिए मैं पहले आपको टैक्स इनवॉइस के चैप्टर पे लेके जा रहा हूं। और टैक्स इनवॉइस के अंदर जो एक सिग्निफिकेंट अपडेट आया है, इसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, उन्हें पहले डिस्कस कर लेते हैं। सर, सेल्फ इनवॉइसिंग, it's a very important concept. You shall understand what is self invoicing. सर, जब भी कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करता है विच इज कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो ऐसी सिचुएशन में इनवॉइस चैप्टर में हम एक सेक्शन पढ़ते हैं 31(3)(f), जिसमें लिखा है कि रेसिपिएंट को इनवॉइस बनाना पड़ेगा। जनरली तो इनवॉइस सप्लायर बनाता है ना, बट रेसिपिएंट को इनवॉइस बनाना पड़ेगा, मतलब वो खुद इनवॉइस बनाएगा, खुद उस पे जीएसटी भरेगा, और जीएसटी भरने के बाद अगर आईटीसी के लिए एलिजिबल होगा तो आईटीसी भी लेगा, यानी सारे काम उसे ही करने पड़ेंगे। तो वैसे तो इनवॉइस सप्लायर बनाता है, बट क्योंकि रेसिपिएंट को बनाना पड़ा तो हम उसे सेल्फ इनवॉइसिंग कहते हैं 31(3)(f) के तहत। ये तभी होगा when the supplier is unregistered and the recipient is registered and it is being covered under reverse charge mechanism. Sir, if the supplier is registered, तो भले आरसीएम लग रहा हो, इनवॉइस बनाने का काम रेसिपिएंट का नहीं है, इनवॉइस बनाने का काम सप्लायर का ही है। आरसीएम में पे टैक्स रेसिपिएंट ही करेगा एंड देन आईटीसी के लिए एलिजिबल होगा तो लेगा, पर इनवॉइस नहीं बनाएगा। तो हम जो दो सेक्शंस पढ़ते हैं आरसीएम में, एक 9(3) और एक 9(4), जिसमें 9(3) में हो सकता है सप्लायर रजिस्टर्ड हो सकता है सप्लायर अनरजिस्टर्ड हो, लेकिन 9(4) में तो सप्लायर अनरजिस्टर्ड ही होता है। पर 9(4) तभी लगता है जब कुछ नोटिफाइड चीजें कवर की जाती है, जैसे जो रियल एस्टेट रिलेटेड होती है, तभी आरसीएम एप्लीकेबल किया जाता है। तो बॉटम लाइन इज 9(3), 9(4) में whenever the supplier is unregistered and the recipient is registered, it will be covered under reverse charge mechanism। तो इनवॉइस रेसिपिएंट को बनाना होता है। अब ये इनवॉइस रेसिपिएंट को कब बनाना होता है? तो 31(3)(f) में लिखा था एट द टाइम ऑफ रिसीट, जब रिसीव हुआ तब बनाना है। तो सर ये काफी टीडियस हो गया प्रैक्टिकली स्पीकिंग, क्योंकि रिसीव हुआ तभी इनवॉइस बनाना है। सर कुछ टाइम लिमिट तो मिलनी चाहिए ना कि रिसीव हो जाने के इतने दिनों के अंदर अंदर बनाना है, पर ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं था। ऐसा लिखा था हमें कि रिसीव हुआ इनवॉइस इशू करना पड़ जाएगा, तो ये ऑपरेशनली काफी डिफिकल्ट हो गया। तो देयर बाय गवर्नमेंट ने यहाँ अमेंडमेंट किया है, और अमेंडमेंट करके क्या कहा कि रिसीव हो जाने पे इनवॉइस बनाना जरूरी नहीं है, रिसीव हो जाने के 30 डेज में इनवॉइस बनाना होगा। यानी एक टाइम लिमिट दे दी कि जिस भी दिन आपको गुड्स या सर्विसेज रिसीव हुई,
जिस पे आरसीएम है और सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है एंड देयर बाय इनवॉइस रेसिपिएंट को बनाना है, वो इनवॉइस रेसिपिएंट रिसीट से 30 डेज के अंदर अंदर बना सकता है। यानी 31(3)(f) के अंदर एक प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट दे दी और वो प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट के लिए नया रूल बना दिया, रूल 47A। और रूल 47A में कह दिया विद इन 30 डेज इनवॉइस बन जाना चाहिए। यानी कि अगर समझो 15 सितंबर को रिसीव हुआ, 15 सितंबर को रिसीव हुआ तो प्लस 30 डेज, तो प्लस 30 डेज यानी 15 अक्टूबर is the last date to issue invoice by the recipient for those things which are taxable under reverse charge mechanism because the supplier was unregistered। सर हम बात कर रहे हैं इनवॉइस की, पेमेंट वाउचर की नहीं। पेमेंट वाउचर 31(3)(g) में जैसे बनता था वैसे ही बनेगा। पेमेंट वाउचर तो हर आरसीएम के केस में बनेगा, जो रेसिपिएंट को बनाना होता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट, वो वैसा ही है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट ही होगा। एट द टाइम ऑफ पेमेंट पेमेंट वाउचर बनाना है रेसिपिएंट को, चाहे सप्लायर रजिस्टर्ड हो या सप्लायर अनरजिस्टर्ड हो, इफ दैट ट्रांजैक्शन इज गेटिंग कवर्ड इन रिवर्स चार्ज। इनवॉइस तो तभी बनाना होता है व्हेन द सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड एंड द रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड। तो रिसीट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से 30 दिन में बनाना होगा। ये बात यहां डाल दी गई है, रीड कर लेते हैं फटाफट। Erstwhile section 31(3)(f), erstwhile यानी फॉर्मर जो पहले था, provides that a registered person who is liable to pay tax under subsection 9(3) or 9(4) shall issue an invoice in respect of goods services both received by him who is from a supplier who is not registered on the date of receipt। ये पहले लिखा था, अब क्या कर दिया गया 1 नवंबर 2024 से onwards, notwithstanding anything 1 and 2 सबसेक्शन F यानी कि 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज F के अंदर लिख दिया रजिस्टर्ड पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स अंडर 9394 विद इन द पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इशू एन इनवॉइस in respect of goods services both received by him from a supplier who is not registered on the date of receipt of goods services both। अब बोल दिया गया कि within the prescribed time बनाना है, तो हमने पूछा वो prescribed time क्या है, तो उसके लिए रूल 47A डाल दिया गया। ये सिंप्लीफाई करके दिया है आपको सिर्फ। और रूल 47A में क्या लिखा गया, where an invoice referred to in rule 46 is required to be issued under clause F of subsection 3 of section 31 who is liable to pay tax under subsection 9394 shall issue an invoice within a period of 30 days from the date of receipt। तो कंक्लूजन क्या हो गया, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट। देखिए एग्जांपल हमने ले लिया 15 सितंबर को अगर रिसीव हुआ, चाहे गुड्स हो सर्विसेज हो या बोथ, तो वहां से 30 डेज में बनाना होगा, यानी 15 अक्टूबर तक बनाना होगा। ये आपको एक टाइम लिमिट प्रोवाइड कर दी गई है। तो इनवॉइस टू बी इशूड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट। सर 9394 के केसेस अगर हम खाली रेफरेंस के लिए डिस्कस कर लेते तो 93 का एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो अभी अभी हमने रिवर्स चार्ज के अंदर अमेंडमेंट पढ़ा भी, कमर्शियल ड्वेलिंग है और सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है बट कॉम्पोजिशन स्कीम वाला नहीं है, तो आरसीएम लगेगा। इनवॉइस खुद रेसिपिएंट को इशू करना होगा विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ सर्विसेज। तो वहां से 93 का आपका एक एग्जांपल तैयार हो गया, ये एक 93 का एग्जांपल हो गया। ऐसे ही 94, सर 94 खाली रियल एस्टेट में ही एप्लीकेबल किया गया है। कब एप्लीकेबल किया गया है, अगेन आपकी जानकारी के लिए, अगर कोई बिल्डर कैपिटल गुड्स खरीदता है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से तो उसमें मैंडेटरी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है। अगर कोई बिल्डर सीमेंट खरीदता है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से तो उसमें मैंडेटरी 28% की रेट पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है। और अगर कोई बिल्डर कोई इनपुट्स एंड इनपुट सर्विस खरीदता है तो कंडीशन होती है कि उसके सारे इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज का कम से कम 80% 80% उसे रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदना है। अगर उसने समझो 70% ही रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदा तो 10% का जो शॉर्टफॉल है उस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगा दिया जाएगा उस बिल्डर के ऊपर, एंड उसके लिए सेल्फ इनवॉइसिंग बिल्डर को करनी पड़ेगी। इन चीजों पे 94 लागू किया जाता है। ये आपके रेफरेंस के लिए दिया है, ये आपको पूछा नहीं जाएगा क्योंकि ये सीए फाइनल में कवर कराया जाता है। आपको तो खाली इतना पता होना चाहिए कि हाँ इस पे आरसीएम एप्लीकेबल होगा बिकॉज सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है। ये अपडेट आपको इनवॉइस चैप्टर का बताया। ये अपडेट बताने के बाद मैं आपको टाइम ऑफ सप्लाई में लाना चाहता था, इसीलिए पहले आपको इनवॉइस चैप्टर पे लेके गया और अब टाइम ऑफ सप्लाई में ला रहा हूं। टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन 13 सबसेक्शन 3, आरसीएम का टॉस क्या होगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का टॉस क्या होगा। आप टाइम ऑफ सप्लाई का चैप्टर ब्रीफली बताऊं तो सेक्शन 12 गुड्स के लिए है, सेक्शन 13 सर्विस के लिए है। 14 आपके सिलेबस में ही नहीं है तो 12 और 13 पढ़ना होता है। 12(2) फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म गुड्स, 12(3) फॉरवर्ड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म गुड्स, 13(2) 13 सबसेक्शन 2 फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म सर्विस एंड 13 सबसेक्शन 3 रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सर्विस। तो हम 13 सबसेक्शन 3 पढ़ रहे हैं, यानी अमेंडमेंट 13 सबसेक्शन 3 में हुआ है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सर्विसेज में।
13.3 में आपने पढ़ा हुआ क्या होता है? तो 13.3 में हमने ऐसा पढ़ा होता है कि जिस भी दिन पेमेंट की होगी, जिस भी दिन पेमेंट की होगी या जिस भी दिन इनवॉइस बना होगा, वहां से 60 डेज का अगला दिन, तो आपको सिंपल बताया जाता है 61 डेज, द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग द 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। तो हम क्या बोलते हैं, इनवॉइस की एक्चुअल डेट में प्लस 61 कर दो, वो जो डेट आई और जो डेट ऑफ पेमेंट है, उन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर इज योर टाइम ऑफ सप्लाई। ये करना होता है आपको। अब इन्होंने क्या बोला है? अब इन्होंने बोला है ऐसा ही होगा अगर इनवॉइस सप्लायर ने इशू किया होगा। अगर इनवॉइस सप्लायर ने इशू किया होगा तो ऐसा ही होगा जैसा आप पढ़ते आए हो, कोई चेंज नहीं है, यानी कि डेट ऑफ पेमेंट और 61 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। लेकिन अगर इनवॉइस रेसिपेंट ने इशू किया, अगर इनवॉइस रेसिपेंट ने इशू किया, तो ये एक्स्ट्रा 61 डेज नहीं मिलेंगे। द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और द डेट ऑफ पेमेंट, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर इज योर टाइम ऑफ सप्लाई। अलग से कोई 61 डेज आपको पीछे ऐड नहीं करने हैं। इफ द इनवॉइस हैज बीन इशूड बाय द रेसिपिएंट, इसका मतलब सेल्फ इनवॉइसिंग का केस है। और इनवॉइस रेसिपिएंट को कब इशू करना होता है, ये बात आपको पढ़ा के लाया हूं कि जिस भी दिन रिसीव हुआ होगा वहां से 30 डेज में उसने इनवॉइस इशू किया होगा, और जिस महीने इनवॉइस इशू किया होगा या जिस महीने पेमेंट आई होगी, उन दोनों डेट्स में से विच एवर इज अर्लियर आपका टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। तो देख लो 13 सबसेक्शन 3 अभी तक क्या था? In case of supplies in respect of which reverse charge mechanism is liable, it is earlier of the following date. What are the two dates? पहला date, the date of payment as entered in the books, or date when it is debited in the bank, whichever is earlier. ये पहला date होता है। और दूसरा date, the date immediately following 60 days from the date of issue of invoice, plus 60 days plus 1 day, इसलिए plus 61 कहते हैं हम। हालांकि अगर ऐसा नहीं हो पाया, यानी कि आप टाइम ऑफ सप्लाई नहीं निकल पाए, तो डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ द रेसिपिएंट को ही टाइम ऑफ सप्लाई मान लेते हैं। ये तो एक्सेप्शनल सिचुएशन में होता है। अब न्यू प्रोविजन क्या है? 13.3 provides that in respect of which it is liable to be paid on reverse charge mechanism, the date of payment is entered in the books of accounts or date on which the payment is debited in his bank account, whichever is earlier। ये तो है ही ना, पेमेंट की डेट का मतलब होता है the date when it is entered in the books or the date when it is debited from the bank, दोनों में से whichever is earlier। दूसरा, the date immediately following 60 days from the date of issue of invoice in case where the invoice is issued by the supplier। ये ऐड कर दिया, ये तभी करना है when the invoice is issued by the supplier। बट अब तीसरी बात क्या आ गई? the date of issue of invoice in case where the invoice is to be issued by the recipient, यानी कि 2 और 3 में as the case में भी हो जाएगा और 1 तो अभी भी है ही। यानी अगर इनवॉइस सप्लायर ने इशू किया तो डेट ऑफ पेमेंट और 61 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस व्हिचएवर इज अर्लियर, और अगर इनवॉइस रेसिपिएंट ने इशू किया तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। आपको अलग अलग करने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल बना के दिया है। सपोज सप्लायर इश्यूज इनवॉइसेस, सप्लायर इश्यूज इनवॉइसेस यानी सेल्फ इनवॉइसिंग का केस नहीं ऑन 1 जुलाई, एंड रेसिपिएंट ने पेमेंट किया 10 जुलाई को, तो पेमेंट की डेट तो 10 जुलाई आई गई, और क्योंकि सप्लायर ने इनवॉइस इशू किया है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस में प्लस 60 डेज प्लस 1 डे, तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस आपका 1 जुलाई है, 1 जुलाई है, उसमें प्लस 60 डेज करोगे तो 30 अगस्त आएगा, उसमें प्लस 1 डे करोगे तो 31 अगस्त आएगा, या सिंपल कर सकते हो प्लस 61 सीधे सीधे, तो 31 अगस्त पे आप पहुंचोगे। इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, तो आंसर 10 जुलाई हो गया। ये पहले भी यही था, अभी भी यही है। रेसिपिएंट ने इनवॉइस इशू किया तो क्या हो गया? रेसिपिएंट ने इनवॉइस इशू किया 5 नवंबर को और पेमेंट की 15 नवंबर को, तो 15 नवंबर 5 नवंबर विच एवर इज अर्लियर, सीधे 5 नवंबर। सर 61 डेज ऐड नहीं करने हैं, सीधे इनवॉइस की एक्चुअल डेट लेनी है और पेमेंट की डेट लेनी है, और पेमेंट की डेट मतलब डेट इन द बुक्स और इन द बैंक व्हिचएवर इज अर्लियर करके जो पेमेंट की डेट आई उसको कंपेयर करना है विद डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, जिसमें ये डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस कब तक हो जाना चाहिए, उसके लिए आपको पहले ही 31(3)(f) में पढ़ा दिया कि जिस दिन रिसीव हुआ होगा वहां से 30 डेज के अंदर अंदर इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, और जिस भी दिन इनवॉइस इशू हुआ होगा, जिस भी दिन, वो डेट और डेट ऑफ पेमेंट दोनों में से व्हिचएवर इज अर्लियर टॉस होगा। इन केस ऑफ सेल्फ इनवॉइसिंग हमें ये एग्जीक्यूशन करना होगा। इसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत हैवी हैं, तो ये आपको बहुत प्रॉपर्ली समझ आ गया होना चाहिए कि टॉस किस तरीके से वर्क करेगा। टॉस में ये एक लौता अपडेट है, इसके अलावा टाइम ऑफ सप्लाई में और कुछ नहीं है, पर क्योंकि हमने इनवॉइस का एक अपडेट कवर किया, इनवॉइस में ही एक अपडेट और आया है। सर इनवॉइसेस चैप्टर में एक छोटा सा अपडेट और है, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू सेल्फ इनवॉइसिंग, अगेन 31(3)(f) के रिलेटेड। एक तो आपको बताया ही, क्या बताया आपको
कि सर जब भी रिसीव हुआ वहां से 30 डेज के अंदर अंदर इनवॉइस बनाना ही पड़ेगा अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है और उस पर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो रहा है, तो 9(3) का केस हो या 9(4) का केस हो। इसी के रिलेटेड एक क्लैरिफिकेशन और है, क्या है सुनना। 31(3)(f) कहता है रजिस्टर्ड पर्सन इज लायबल टू पे टैक्स अंडर 9(3) 9(4) शैल बी इशूइंग एन इनवॉइस with respect to goods or services received by him from a supplier who is not registered on the date of receipt of goods, services or both। ठीक है, न्यू प्रोविजन में कहा गया कि इट शैल बी विद इन द टाइम एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, जो आपने कवर कर लिया, विद इन 30 डेज होना चाहिए। इसके एक्सप्लेनेशन में एक बात डाली गई, अ रजिस्टर्ड पर्सन who is liable to pay tax under reverse charge mechanism shall issue an invoice from an unregistered supplier on the date of receipt। अगर डेट ऑफ रिसीट पे सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो 30 डेज के अंदर अंदर सेल्फ इनवॉइस बनाना होगा। द इनवॉइस मस्ट बी इशूड ऑन द डेट ऑफ रिसीट की जगह कर दिया गया विद इन द पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। सर अभी तक तो कुछ नया बताया ही नहीं आपने, ये तो आप बता चुके हैं। अब सुनो, दिस गिव्स द गवर्नमेंट फ्लेक्सिबिलिटी टू नोटिफाई अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। अ सप्लायर हु इज रजिस्टर्ड only for TDS will be treated as unregistered for this purpose। This is an important thing। हमने अनरजिस्टर्ड सप्लायर की डेफिनेशन में एक चीज क्लियर की। अनरजिस्टर्ड सप्लायर के लिए कहा हमने कि जो पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है वो अनरजिस्टर्ड सप्लायर होता है। बट अगर कोई पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड है ओनली फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस तो वो वैसे तो रजिस्टर्ड हो गया, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ दिस प्रोविजन फॉर 31(3)(f) उस रजिस्टर्ड पर्सन को ही सोली रजिस्टर्ड फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस को अनरजिस्टर्ड ही माना जाएगा एंड सेल्फ इनवॉइसिंग का केस अभी भी एप्लीकेबल किया जाएगा। मतलब रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को अभी भी 30 डेज के अंदर अंदर इनवॉइस इशू करना पड़ जाएगा। यानी कि आप यहां पर एक डायग्राम बना के इसे डिस्कस करना चाहो तो कर सकते हो। सर ये सप्लायर है जो अनरजिस्टर्ड है, ये रेसिपिएंट है जो रजिस्टर्ड है, गुड्स सर्विसेज सप्लाई की गई जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कवर्ड है, आरसीएम में कवर्ड है 9(3) या 9(4) में, व्हाटएवर, यही केस पढ़ रहे हैं हम। तो हमने इस रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को क्या बोला, जब भी रिसीट हुआ वहां से 30 डेज के अंदर अंदर इनवॉइस बना देना, ये पहली बात। और दूसरी बात क्या बोल दी कि अनरजिस्टर्ड सप्लायर इंक्लूड्स अ सप्लायर रजिस्टर्ड ओनली फॉर टीडीएस। खाली सेक्शन 51 के तहत अगर उसे रजिस्ट्रेशन लिया हुआ होगा तो वैसे तो वो रजिस्टर्ड हो गया ना, बट वो खाली सेक्शन 51 टीडीएस काटने के लिए रजिस्टर्ड है, तो देयर बाय हम उसे रजिस्टर्ड नहीं मानेंगे, उसे अभी भी अनरजिस्टर्ड की तरह ट्रीट करेंगे एंड देयर बाय ये प्रोविजन ऐसे का ऐसे ही अप्लाई किया जाएगा जैसा हमने यहां पर रीड किया। ऐसी बात आपने पहली बार नहीं पढ़ी है। जब जीटीए की सर्विसेज आपको पढ़ाई जाती है एग्जामिशन में, तब एग्जामिशन पढ़ाते वक्त भी कहते हैं कि जब सोली रजिस्टर्ड फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस होता है रेसिपिएंट जिसको जीटीए सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो उसे रजिस्टर्ड नहीं माना जाता एंड उसे एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है, उसे हम रजिस्टर्ड नहीं मानते। ऐसी बातें आपको ऐसे ही इनवॉइसिंग के अंदर भी पढ़ाई जाती है। तो कई जगहों पे ऐसा पॉइंट आप रीड करते ही हैं, वैसा ही पॉइंट यहां पर भी इन्होंने क्लैरिफाई किया है 31(3)(f) के अंदर कि अ रजिस्टर्ड पर्सन हु इज अ सप्लायर हु इज रजिस्टर्ड फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस ओनली, तो ही इज नॉट अदरवाइज नॉर्मली रजिस्टर्ड and thereby for the purpose of self invoicing he will be treated as if he is unregistered। ऐसा हम मान के चलने वाले हैं। दूसरा अपडेट क्या आया है, it is related to rule 46 सब रूल F। सर रूल 46 क्या होता है? सर रूल 46 में वो पर्टिकुलर्स हैं कि इनवॉइस में क्या क्या होना चाहिए, लिस्ट दी है कि ये सब इनवॉइस के अंदर होना चाहिए। फॉर्मेट तो कोई होता ही नहीं है, बट पर्टिकुलर्स दिए। इन पर्टिकुलर्स के अंदर एक बात दी होती है आपको, क्या दिया होता है कि जो नेम और एड्रेस है ऑफ द रेसिपिएंट, नेम एंड एड्रेस है ऑफ द रेसिपिएंट, वो होना ही चाहिए इफ द रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड। अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो वो नेम एंड एड्रेस तो होना ही चाहिए अलोंग विद जीएसटीआईएन, अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो। अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो आपको क्या पढ़ाया जाता है कि अगर वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई 50,000 या उससे ज्यादा है, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई 50,000 या उससे ज्यादा है, तो नेम एंड एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट अलोंग विद द नेम ऑफ द स्टेट एंड द कोड, ये होना चाहिए इनवॉइस के अंदर, मैंडेटरली होना ही चाहिए। इफ द रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड
and the value of taxable supply is 50,000 or more. So name and address of the recipient, address of delivery if it is different, and the name and state of code. हालांकि if the value of taxable supply is less than 50,000, तो सर जो रेसिपिएंट रिक्वेस्ट करेगा तो ही डिटेल डालना, नहीं तो रेसिपिएंट की डिटेल डालने की जरूरत नहीं है. और रेसिपिएंट क्या रिक्वेस्ट कर सकता है? नेम एंड एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट अलोंग विद द एड्रेस ऑफ डिलीवरी इफ डिफरेंट एंड नेम ऑफ स्टेट एंड कोड. यही वो रिक्वेस्ट कर सकता है इफ द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इज लेस देन 50,000. इफ 50,000 और मोर है तो डालना ही पड़ेगा. नेम एंड एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट, द एड्रेस ऑफ डिलीवरी इफ डिफरेंट एंड नेम एंड स्टेट ऑफ कोड. इस बात का आपने एक एक्सेप्शन पढ़ा होता है. एक्सेप्शन क्या पढ़ा होता है कि अगर सर्विसेज सप्लाई की गई है थ्रू ईसीओ या OIDAR की सर्विस है या ऑनलाइन मनी गेमिंग है, इन तीनों में से कुछ है, ईसीओ, OIDAR या OMG, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई मैटर नहीं करती. आपको नेम ऑफ स्टेट डालना पड़ेगा, सिर्फ नेम ऑफ स्टेट. और नेम ऑफ स्टेट डालना एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट मान लिया जाएगा. दैट्स इट, कुछ और करने की जरूरत नहीं है. इसके पीछे पर्पस क्या होता है? प्लेस ऑफ सप्लाई का चैप्टर. क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने में काम लगती है ये बात कि अगर OIDAR की सर्विस है या OMG की सर्विस है या ECO के थ्रू सर्विसेज दी गई है तो प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन नंबर 12 लगेगा. और सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 2 ऑफ IGST एक्ट में आपने पढ़ा होता है कि अगर B2B है यानी रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो आंसर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट है. बट अगर B2C है और एड्रेस अवेलेबल है तो भी आंसर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ही है. बट अगर एड्रेस अवेलेबल है ही नहीं तो फिर आंसर लोकेशन ऑफ सप्लायर है. ये आपने 12 सबसेक्शन 2 में पढ़ा होता है. तो उस चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको बोला जाता है कि इन केस ऑफ ECO, इन केस ऑफ OIDAR या इन केस ऑफ ऑनलाइन मनी गेमिंग मैंडेटरली नेम ऑफ स्टेट डालना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई. 50,000 है या उससे कम, वी डोंट केयर, एंड इफ द रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड. ये बात आपने पढ़ी हुई है, मैंने अभी तक नया तो आपको बताया ही नहीं. नया क्या किया गया है? नया ऐसा लिख दिया गया है कि ECO के थ्रू हो, OIDAR हो या ऑनलाइन मनी गेमिंग हो या और कोई भी ऑनलाइन सर्विसेज हो या कोई भी और ऑनलाइन सर्विसेज हो, वो सारों में मैंडेटरली नेम ऑफ स्टेट डालना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट द रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड. यानी सारी ऑनलाइन सर्विसेज को अब कवर कर लिया गया है कि नेम ऑफ स्टेट डालना मैंडेटरी है एंड दैट नेम ऑफ स्टेट शैल बी डीम्ड टू बी द एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट. अलग से पूरा एड्रेस डालने की जरूरत नहीं है, नाम डालने की जरूरत नहीं है, खाली नेम ऑफ स्टेट डालो, उतना सफिशिएंट कंप्लायंस होगा फॉर ऑल काइंड्स ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज. आपको डालना होगा ताकि प्लेस ऑफ सप्लाई में आसान हो जाए, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई में एक बार नेम ऑफ स्टेट डाला और उसी को एड्रेस मान लिया गया तो वही स्टेट प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा. एंड देन लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई देख के डिसाइड हो जाएगा कि ये इंटर स्टेट है या फिर इंट्रा स्टेट है, इस पे CGST SGST लगेगा या फिर IGST एप्लीकेबल किया जाएगा. तो अपडेट तो बहुत छोटा सा है कि सारी ऑनलाइन सर्विसेज के लिए ऐसा कर दिया गया है कि नेम ऑफ स्टेट डालना होगा. बाकी बातें तो मैंने आपको रिवाइज कराई, नया तो कुछ बताया ही नहीं आपको. एक बार पढ़ लो. रूल 46F, नेम एंड एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट एंड एड्रेस ऑफ डिलीवरी along with the name of state and code. If such recipient is unregistered and where the value of taxable supply is less than 50,000 and the recipient requests that such details shall be given. ये बात 46F में लिखी है. अब उसमें प्रोविजो क्या है? Provided that in case of online money gaming or in case of any taxable service is supplied by or through ECO or supplier of online money gaming, यानी OIDAR also, to a recipient who is unregistered, irrespective of the value of supply, a tax invoice shall be issued containing the name of the state and same shall be stated to deemed to be the address on the record. खाली name of state होना चाहिए, उतना है हमारे लिए काफी है, क्योंकि उससे हमें प्लेस ऑफ सप्लाई का आइडिया लग जाएगा और फिर हम इंट्रा डिसाइड कर लेंगे. यानी कि ये डाला गया है ताकि सेक्शन 12(2) ऑफ IGST एक्ट स्मूथली एग्जीक्यूट हो जाए, और कोई कारण नहीं है इसके पीछे, ये डाला हुआ है. अब इसी में क्या बोल दिया गया? Thus, in respect of the following case of supplies, the suppliers are mandatorily required to issue the name of state on the tax invoice irrespective of the value of supply and to declare the place of supply of the said service as the location of recipient based on the name of the state in the details of outer supply in form GSTR 1 or 1A in case of supply of any such online या digital services. सारी ऑनलाइन डिजिटल सर्विसेज के लिए डाल दिया गया, जिसमें ECO भी आ गया, OIDAR भी आ गया, OMG भी आ गया. क्लियरली ये बात मेंशन कर दी गई है. तो सारे के सारे कवर कर लिए गए हैं और कुछ भी नहीं है. इसे यहां पर आपको यही सिंप्लीफाई करके दिया है कि ऑनलाइन डिजिटल सर्विसेज, OIDAR सर्विसेज, ऑनलाइन मनी गेमिंग, सब में आपको रिकॉर्ड करना ही है नेम ऑफ स्टेट और वही स्टेट प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा.
और कुछ भी नहीं करना। ये बात आपको यहाँ पर एक डायग्रामेटिक फॉर्म में दी हुई है। कुछ है ही नहीं सर, मैंने छोटी सी बात बताई, खाली वो आपको समझ आ गई होनी चाहिए। एंड वो आपके टैक्स इनवॉइस का डिस्कशन कंप्लीट हो गया। टैक्स इनवॉइस सेक्शन 31 टू 34 हो गया, तो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स भी हो जाता है। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स में एक सेक्शन 35 आप पढ़ते हैं, जिसके अंदर आपको कहा जाता है कि अगर आपने अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं किए तो 73 74 में रिकवरी हो सकती है। अब उसकी जगह क्या कर दिया गया है, 73 74 74 ए। आपको पहले भी बताया मैंने ये बात कि ऐसा कई जगहों पे किया गया है कि 73 74 की जगह 74 ए भी लिख दिया गया है। यानी अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड सही से मेंटेन नहीं करोगे तो जो डिमांड के प्रोसीजर्स हैं वो इनमें से किसी सेक्शन में आपके खिलाफ एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स में और कुछ नहीं है। क्योंकि हमने टैक्स इनवॉइस, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स की बात की, ई वे बिल का एक छोटा सा अपडेट देख लेते हैं। ई वे बिल के अंदर ऐसा कहा गया है, इन दो केसेस में आपको ई वे बिल बनाना है तो आपको ईएनआर लेना होगा, यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेना होगा। जैसे कि समझो मैं रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूं, फिर भी ई वे बिल बनाना चाहता हूं, बना सकता हूं ना, ऑप्शनल है। तो सर जब मेरा जीएसटी आयन ही नहीं है तो मैं ई वे बिल कैसे बनाऊंगा, तो मुझे ईएनआर लेना पड़ेगा ताकि मैं ई वे बिल बना सकूं। ऐसे ही एक केस और होता है कि अगर मैं हैंडीक्राफ्ट गुड्स की सप्लाई करता हूं इंटरस्टेट, तो आपने बात पढ़ी होती है कि जो इंटरस्टेट हैंडीक्राफ्ट गुड्स की सप्लाई करते हैं उनको रजिस्ट्रेशन से हमने एग्जेम्पशन दिया होता है, डिस्पाइट सप्लाइंग इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स। लेकिन उनको कहा होता है पैन होना चाहिए और ई वे बिल बनाना ही पड़ेगा। पर वो क्या कहेंगे, सर हम तो रजिस्टर्ड ही नहीं है तो हम ई वे बिल कैसे बनाएं। तो हमने उनके लिए क्या कहा कि आपके पास एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए, जो जीएसटी ईएनआर करके एक फॉर्म होता है वो भर दोगे तो आपको मिल जाएगा, और वो मिलने के बाद उससे आप ई वे बिल बनाएं। तो दो केसेस डाल दिए गए, an unregistered person making interstate transport of handicraft goods exempted from obtaining compulsory registration and required to generate e-way bill irrespective of the value। 50,000 से ज्यादा या कम वी डोंट केयर, ई-वे बिल बनाना ही पड़ता है क्योंकि आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन से हमने फ्री किया था। तो ई-वे बिल मैंडेटरी बनाओगे या आप अनरजिस्टर्ड हो तो कैसे बनाओगे, यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेके बनाओगे। ऐसे ही अनरजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग टू जनरेट ई-वे बिल, अपनी इच्छा से ई-वे बिल जनरेट करना चाहता है तो यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेके करेगा। तो उसी चीज को यहां सिंप्लीफाई किया हुआ है, यूईएन जनरेट करो किनको, इफ हैंडीक्राफ्ट गुड सप्लाई कर रहे हो इंटरस्टेट और आप रजिस्टर्ड नहीं हो, या फिर आप वॉलंटरी ई-वे बिल जनरेट करना चाहते हो। एक एक एग्जांपल आपको यहां पर प्रोवाइड किया है, खाली रीड भी कर लोगे तो भी काम हो जाएगा, और कुछ खास इसके अंदर नहीं है। दैट्स इट। ये हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, हमने कंप्लीट कर लिया सर टाइम ऑफ सप्लाई 13 सबसेक्शन 3 कि सेल्फ इनवॉइसिंग के केस में द डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर टाइम ऑफ सप्लाई होगा। अब फिर कवर कर लिया टैक्स इनवॉइस में दो अपडेट्स कि सेल्फ इनवॉइसिंग में जिस दिन रिसीव हुआ वहां से 30 डेज के अंदर अंदर आपको इनवॉइस बनाना पड़ेगा रेसिपिएंट को, जब भी सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कवर्ड है। और दूसरा रूल 46.f के अंदर वैल्यू मैटर नहीं करती अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है और ईसीओ के थ्रू सप्लाई है या एनी ऑनलाइन सर्विसेज है या डिजिटल सर्विसेज है या ओआईडीआर है या ओएमजी है तो नेम ऑफ स्टेट डालना होगा, और वही नेम ऑफ स्टेट आपका एड्रेस मान लिया जाएगा, जिसके बेसिस पे वही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा आपका सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 2 के अंदर। एंड देन अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स में खाली इतना कहा कि 73 74 की जगह 74 ए लागू किया जाएगा अब अगर आपने कुछ भी गलत किया तो। एंड ई-वे बिल के अंदर हमने इतनी सी बात कवर की कि आप अनरजिस्टर्ड है या फिर आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स सप्लाई करना चाहते हैं, इंटरस्टेट और रजिस्ट्रेशन नहीं लेना चाहते, तो ई-वे बिल मैंडेटरली बनाओगे बिना वैल्यू देखे। तो उसके लिए आपको यूनिक एनरोलमेंट नंबर पहले पोर्टल पे लेना पड़ेगा, क्योंकि आप अनरजिस्टर्ड हैं तो आप ई-वे बिल बना पाएंगे। इन चैप्टर्स में हमारे इतने ही चेंजेस किए गए हैं। हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट का हमारा डिस्कशन। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर आया है, हमें समझ लो एग्जाम में ये सर्कुलर आएगा ही, ऐसे क्वेश्चंस ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, 3 से 5 मार्क का ये सर्कुलर पूछ लिया जाएगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन। इट इज रिलेटेड टू एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। पहले आपको टाइटल इसलिए बताया क्योंकि आपके मन में पहले ये क्लैरिटी होनी चाहिए सर ये एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जो सर्कुलर जिस बेसिस पे बनाया गया वही एग्जांपल लेता हूं। समझो मैं कार्स बेचने का काम करता हूं, आई एम अ डीलर, ऑटोमोबाइल कार्स का डीलर हूं मैं ये कार्स पहले बनवाता हूं और बनवाने के बाद इन्हें बेचता हूं। तो मैं क्या करता हूं, कार पूरा बनाने का काम किसी एक्स लिमिटेड को दे देता हूं। ये जो एक्स लिमिटेड है यही कार बनाएगी पूरी तरह से
पार्ट्स वगैरह प्रोक्योर करेगी, लेबर वगैरह एम्प्लॉय करेगी, मशीन्स वगैरह एम्प्लॉय करेगी, पूरी तरह से यही बनाएगी। और बनाने के बाद जब तैयार हो जाएगा तो मुझे बता देगी और मैं जाके इनसे डिलीवरी ले लूंगा। ये जो एक्स लिमिटेड है, जो कार बनाने वाली है मेरे कॉन्ट्रैक्ट देने पे, इन्हें हम कहते हैं OEM, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। इन्हें OEM बुलाया जाता है। तो एक्स लिमिटेड एक ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हो गई। इसको हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट दिया है। और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या दिया है कि आप सब कुछ करके देंगे और हो जाने के बाद हमें बता दें, हम आके डिलीवरी ले जाएंगे। तो इसमें एक्स वर्क्स का क्या मतलब हुआ? एक्स वर्क्स का मतलब यह हुआ कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर यानी एक्स लिमिटेड अपनी फैक्ट्री पे जब गाड़ी तैयार कर देगा तो हमें खाली इंटीमेट कर देगा कि भाई ले जाओ, मेरा काम हो चुका है। इसका मतलब वो गाड़ी हमारे जो ऑफिस है या हमारा जो शोरूम है वहां तक नहीं पहुंचाएगा, वो अपना तैयार करके वहां रेडी कर देगा और रेडी करने के बाद बोलेगा अब ले जाओ। तो आप इसे विजुअलाइज कर पा रहे होने चाहिए। ये OEM है, ये इसकी फैक्ट्री है और ये हम हैं, डीलर हैं, ये हमारा ऑफिस है, अलग अलग जगहों पे लोकेटेड है। ये मुझे गाड़ी रेडी करके देता है अंडर एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, ये तैयार करके देता है हमें और फिर हमें कहता है कि भैया ले जाओ, भैया ले जाओ। तो अब क्या होगा, या तो हम अपना ट्रक भेज देंगे कि हमारा ट्रक चला गया जिसमें गाड़ियां लोड होके ले आएंगे, या हम किसी ट्रांसपोर्टर को बोलेंगे कि भाई तू वो मेरा एक काम कर दे जिसके लिए हम ट्रांसपोर्टर को अलग से पे कर देंगे। तो या तो हमारा खुद का ट्रक चला जाएगा यानी रेसिपिएंट का ट्रक, या रेसिपिएंट किसी ट्रांसपोर्टर को भेज देगा सप्लायर के यहाँ कि भाई उसके यहाँ सामान तैयार हो गया है एंड देयर बाई वहां से ले आओ। तो सवाल क्या उठा? सवाल ये उठा कि हम जब आईटीसी का चैप्टर पढ़ते हैं तो आईटीसी में कंडीशन होती है 16(2)(b), 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी, जिसमें लिखा होता है कि आप आईटीसी तब ले सकते हैं जब गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव करते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव, रिसीट होती है तब आप आईटीसी ले सकते हैं, तब तक आप आईटीसी ले नहीं सकते। ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए। ये आपने 16(2)(b) के अंदर पढ़ा होता है। अलग अलग कंडीशंस होती है ना, 16(2)(a) में पढ़ा होता है कि आपके 2B में दिख रहा होना चाहिए, वैसे ही 16(2)(b) में लिखा होता है रिसीव हो गया होना चाहिए। तो अब यहां पे ये डिबेट क्या उठी? डिबेट ये उठी कि इसे रिसीट कब माना जाए। इसे रिसीट तब माना जाए जब हमने या ट्रांसपोर्टर ने जाके OEM की फैक्ट्री गेट से कलेक्ट कर लिया, क्योंकि हमें तो तभी रिसीव हो गया। या इसे रिसीव तब माना जाए जब ये हमारी फैक्ट्री के इनवर्ड में आ गया, हमारी फैक्ट्री यानी हमारी ऑफिस या हमारा शोरूम जो भी है वहां इनवर्ड हुआ, तब इसे रिसीव माना जाए। तो समझो यहां से हमने कलेक्ट किया था 1 मई को और हमारी फैक्ट्री पे ये पहुंचा है 5 मई को। तो सर किस दिन एलिजिबल हुए हम आईटीसी लेने के लिए? 1 मई को एलिजिबल हो गए या 5 मई को एलिजिबल हुए? मतलब रिसीट को कितना लिटरली पढ़ा जाए। अगर आप एकदम लिटरली पढ़ रहे हो तो आप कहोगे सर रिसीव तो 5 ही महीने को, 5 मई को ही हुआ ना। बट अगर आप रीजनेबली पढ़ रहे हो तो आप क्या बोलोगे? सर मुझे तो रिसीव 1 मई को ही हो गया था ना, क्योंकि मेरा ट्रांसपोर्टर जब वहां पहुंचा या मेरा ट्रक जब वहां पहुंचा तो मैंने तो ले ही लिया ना सर हैंडओवर, क्योंकि उसकी रिस्क एंड लाइबिलिटीज खत्म हो गई होगी ना जैसे ही उसने हैंडओवर किया होगा, बिकॉज इट इज एन एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। उसने जैसे ही सौंपा होगा उसने बोला सर अब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, एक बार ट्रक निकल गया अब उसमें आग लगे, आई डोंट केयर, आई हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग। इसका मतलब कि इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, ये सारी जिम्मेदारी एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में किसकी होती है? रेसिपिएंट की। कि इंश्योरेंस भी उसने कराया होगा, ट्रांसपोर्टर भी उसी ने अरेंज किया होगा, क्योंकि एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का मेन प्रीमाइस ये था हम बना के तैयार कर देंगे, तुम्हें इंटीमेट करेंगे ले जाना। ये इशू था। इस इशू को गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया थ्रू अ सर्कुलर और क्लैरिफाई करके कहा कि सर जिस मोमेंट पे आप उसे रिसीव करेंगे ना उसी मोमेंट पे आप आईटीसी के लिए एलिजिबल हो गए, आपको उसी समय रिसीव मान लिया जाएगा। मतलब आंसर 5th में नहीं होगा, आंसर 1st में होगा आपका। उसी वक्त उसे रिसीव मान लिया जाएगा, या तो आपने या आपके ट्रांसपोर्टर ने भी रिसीव किया होगा ना, उसी वक्त रिसीट मान लिया जाएगा और 16(2)(b) सेटिस्फाइड कर लिया जाएगा एंड देयर बाय आईटीसी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट बात हो गई। देखो आओ रीड करते हैं। इन ऑटोमोबाइल सेक्टर द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ डीलर and original equipment manufacturer is generally ex works, and as per the terms of the contract the property vehicle passes to the dealer at the factory gate of OEM। OEM के factory gate पे ही प्रॉपर्टी के रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाते हैं, यानी टाइटल ट्रांसफर हो जाता है। when the property is handed over to the transporter at the instance of the dealer, डीलर के कहने पे जब ट्रांसपोर्टर को दिया होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टर डीलर का होगा,
ना कि OEM का, क्योंकि एक्सवर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है। द डिलीवरी ऑन द पार्ट ऑफ द OEM इज कंप्लीटेड एट इज फैक्ट्री गेट। तो वही लिखा है, एक OEM है और एक ऑटोमोबाइल डीलर है और गुड्स की डिलीवरी हो रही है अंडर एक्सवर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। द ट्रांसपोर्ट में बी अरेंज बाय द OEM ऑन द बिहाफ ऑफ द डीलर and where insurance arranged, it may also be done on behalf of the dealer. Any claim in case of loss has to be lodged by the dealer. भाई OEM डीलर के कहने पे ट्रांसपोर्ट अरेंज कर देगा, बट अल्टीमेटली देखने वाला सब कुछ डीलर ही है। OEM डीलर के कहने पे इंश्योरेंस अरेंज कर देगा, बट अल्टीमेटली देखने वाला सब डीलर ही है। तो कर कोई भी रहा हो, दैट डज नॉट मैटर, बट अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी सब डीलर की थी, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इशू क्या आया? इशू which arose for consideration was whether ITC can be availed by the dealer only after the vehicles are physically delivered at his business premise, or ITC can be availed on the date the vehicles are billed to him and handed over to the transporter by the OEM at his factory gate। यानी जब आपको फिजिकली डीलर के यहां पहुंचा होगा तब, या फिर जब OEM के फैक्ट्री गेट से हैंडओवर कर दिया गया होगा तब। In such a scenario, the property in the said goods can be considered to have been passed on to the dealer by the OEM upon handing over to the transporter at his factory gate, meaning that the goods can be considered to have been delivered to the dealer to the transporter by the supplier at his factory gate, and the supply can be considered to have fructified at the factory gate of OEM, even though the goods may be physically received after the transit period। भले वो फिजिकली बाद में मिला हो, बट जब हैंडओवर किया उसी पॉइंट पे मान लेंगे कि रिसीव हो चुका है। जो डायग्राम के अंदर आपको दिखाने की कोशिश की गई है कि फैक्ट्री पे गाड़ी तैयार हो गई और ट्रक में गाड़ी चढ़ा के भेजा गया डीलर के यहां। तो ITC कैन बी टेकन बाय द डीलर when the goods are handed over to the transporter at the factory gate। वहीं उस पे ITC के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। ये क्लेरिफाई किया गया, तो ये 16(2) के रिलेटेड किया गया। It is clarified that as per explanation to 16(2)(b, the registered person can be considered to have received the said goods at the time of handing over to the by the supplier to the transporter at its factory date for their onward transmission to the said person, that is the dealer। पहली क्लेरिफिकेशन हो गई। दूसरा सवाल क्या उठा कि सर ये जो पूरा सर्कुलर बनाया गया है ये तो खाली ऑटोमोबाइल के लिए बनाया गया है। ऑटोमोबाइल्स में यानी गाड़ियों का एक्सवर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ही ऐसा करना है। तो सर क्या बाकी एक्सवर्क्स कॉन्ट्रैक्ट भी तो हो सकते हैं ना? जैसे कि मैंने ये पेन बनाने का किसी को एक्सवर्क्स कॉन्ट्रैक्ट दिया है और फिर मैं इसे बेचूंगा आगे। तो जब पेन बनाने का एक्सवर्क्स कॉन्ट्रैक्ट दिया तो अगेन सामने वाले ने पेन अपनी फैक्ट्री पे तैयार कर ली और अब मैंने अपना ट्रांसपोर्टर भेजा या अपना ट्रक भेजा, तो जिस दिन उसने पेन हैंड ओवर की उसी वक्त रिसीव मानेंगे या फिजिकली जब मुझे मिलेगा तब रिसीव मानेंगे? यानी कि ये जो सर्कुलर आप पढ़ रहे हो खाली ये ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए या ये सबके लिए है, लेकिन सारे के सारे एक्सवर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए है। तो गवर्नमेंट ने अगेन क्लियर किया कि द सेम प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ अदर गुड्स ऑल्सो वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज एन एक्सवर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी एक्सवर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हो सब पे लागू होगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर तो एक एग्जाम्पल है, जनरली ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखने मिलता है, इसीलिए क्लेरिफिकेशन ऑटोमोबाइल सेक्टर के एंगल से बनाया गया। इट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल गुड्स, लेकिन होना एक्सवर्क्स चाहिए। एक्सवर्क्स नहीं है यानी OEM की लायबिलिटी तब पूरी होगी जब वो आपकी फैक्ट्री पे पहुंचा देगा, तब तक रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं होंगे। तो फिर तो जब फिजिकली मिला तभी ITC मिलेगा ना। ये तो एक्सवर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा है जब उसकी लायबिलिटी तभी कंप्लीट हो जाती है जब वो गाड़ी तैयार कर देता है या गुड्स तैयार कर देता है। तो इसीलिए लिखा है एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट the goods are to be delivered by supply to recipient or to any other person including a transporter at his supplier's place, and the property in the goods stand transferred to the recipient at the time of such handing over। या तो ट्रांसपोर्टर को या जिस भी बंदे को भेजा होगा उसको, या वो खुद आया होगा तो वो the said goods can be construed to have been received at the time of handing over as the case may be as per the provisions of clause B of section 16 subsection 2। ये बातें बता दी। ये बताने के बाद क्या बताया कि समझो आपने ITC 1 मई को ले लिया ये बोल के कि भाई मेरे को हैंडओवर किया गया। अब उम्मीद क्या की गई थी कि आप इसे बिजनेस पर्पस के लिए यूज करेंगे, मतलब कि आपकी फैक्ट्री पे पहुंचेगा और फिर इस पे बेचेंगे और पेबल आएगा। बट आपने वो गाड़ी अपने पर्सनल पर्पस के लिए डाइवर्ट कर ली, यानी कि आप कभी उसे बिजनेस पर्पस में यूज ही नहीं किए। तो सर आपने तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 की बेसिक कंडीशन वायलेट कर दी, तो उस केस में भी क्या आपको ITC मिला रह जाएगा? तो क्लियर किया गया, इफ द गुड्स हैव बीन डाइवर्टेड फॉर नॉन बिजनेस एट एनी स्टेज ईदर बिफोर फिजिकली रिसीविंग और सब्सिक्वेंटली, कैसे भी हो, यानी रिसीव करने के बाद डाइवर्ट किया हो या रिसीव करने के पहले ही डाइवर्ट कर दिया हो, बट ITC तो आप ले चुके थे ना, तो उस ITC को आपको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स। हम ITC देंगे नहीं, तो अगर ले चुके होगे तो रिवर्स कर दो और अगर नहीं लिया है तो लेना मत, क्योंकि आपने इसे डाइवर्ट कर दिया। ये तो नेचुरल बात है ना, ये तो किसी भी गुड्स के लिए होता है कि आप उसे
पर्सनल पर्पस के लिए थोड़ी यूज कर सकते हो, बिजनेस पर्पस के लिए यूज करोगे तभी तो हम आपको आईटीसी देंगे, अदरवाइज हम आपको आईटीसी देने वाले नहीं है। तो अगर आपने आईटीसी ले लिया होगा और फिर डाइवर्ट किया तो उसे रिवर्स करो, और रिवर्स करते वक्त सर जो ब्याज लगता है सेक्शन 50 में, क्योंकि आपने रॉन्गली अवेल और यूटिलाइज किया होगा, वो भी लगेगा आपके ऊपर। फिर एक चीज क्लियर की कि आपने हैंडओवर करते ही आईटीसी ले लिया, अब ट्रक चला जा रहा है, ट्रक चला जा रहा है, आप तो आईटीसी ले चुके हो क्योंकि हैंडओवर करते ही ले लिया, और बीच रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, लॉस्ट हो गए, आपने राइट ऑफ कर दिया, ऐसा कुछ हुआ तो क्या? तो आपने सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में पढ़ा होता है कि वो ब्लॉक्ड क्रेडिट हो जाता है। इसका मतलब अगर आप आईटीसी ले चुके होगी तो रिवर्स करोगे और ब्याज भी लगाया जाएगा, और अगर नहीं लिया होगा तो अब ले ही नहीं सकते, क्योंकि दे आर लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, रिटन ऑफ और डिस्पोज्ड ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल, देन यू विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू आईटीसी। यही चीजें यहां आपको नीचे सिंप्लीफाई करके दी हुई है, आप रीड कर सकते हैं, कुछ भी नया आपको यहां पर नहीं मिलेगा। मैं समराइज कर देता हूं क्या क्या बताया आपको। एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है, चाहे ऑटोमोबाइल हो या कोई भी गुड्स हो, जिस पॉइंट पे आपने अपने ट्रांसपोर्टर को हैंडओवर करवा दिया या खुद किसी भी पर्सन को हैंडओवर हो गया, रेसिपिएंट के बंदे को, उसी मोमेंट पे आईटीसी आप ले सकते हो। सारे गुड्स के लिए एक्स वर्क्स होना चाहिए, एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अगर आपने आईटीसी ले लिया और फिर उसे डाइवर्ट कर दिया फॉर नॉन बिजनेस, नॉट अलाउड, एड बैक करो, यानी उसे रिवर्स करो। और अगर आपने आईटीसी ले लिया और फिर वो लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड या रिटर्न ऑफ या गिवन एज अ गिफ्ट और फ्री सैंपल, तो भी उसे एड बैक करो, राइट ऑफ करो, यानी कि रिवर्स करो, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ये पहली बात आईटीसी के अंदर। एक दूसरी बात और की गई है अपडेट 17 सबसेक्शन 5 में। आई डोंट थिंक एट इंटर लेवल आपको ये अपडेट पूछा जाएगा, बट इट इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। 17 सबसेक्शन 5 ब्लॉक क्रेडिट जब आप पढ़ते हो तो लास्ट में एक पॉइंट पढ़ाया जाता है कि सेक्शन 74, 129 या 130 का जो टैक्स होगा उसके लिए आईटीसी यूज नहीं कर सकते, उसके लिए आईटीसी ब्लॉक्ड होगा। सेक्शन 74, 129, 130। 74 इज डिमांड, 129 इज सीजर एंड 130 इज कॉन्फिस्केशन। ये तीनों सेक्शंस ही आपके सिलेबस में नहीं है, फाइनल में आते हैं, लेकिन इतनी बात है कि 74 के टैक्स के सामने आईटीसी नहीं होगा, 129 के टैक्स के सामने आईटीसी नहीं होगा, 130 के टैक्स के सामने आईटीसी नहीं मिलेगा। इनको आपको कैश लेजर से ही पे करना पड़ेगा, क्रेडिट लेजर का आईटीसी यूज नहीं कर सकते, क्रेडिट ब्लॉक्ड होगा। यहां अमेंडमेंट क्या किया गया है कि सेक्शन 74 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23-24 तक ही रह गया है, इसीलिए यह बात डाल दी गई है कि सेक्शन 74 के सामने आईटीसी यूज नहीं कर पाओगे अगर डिमांड इज अप टू फाइनेंशियल ईयर 23-24, क्योंकि सर फाइनेंशियल ईयर 23-24 के बाद सेक्शन 74 डिलीट कर दिया गया है, इसीलिए यह बात डाल दी गई, यानी इममटेरियल है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 129, 130 भी यहां से हटा दिया है, इसका मतलब अब 129 का सीजर का टैक्स पेमेंट है या 130 का कॉन्फिस्केशन हो जाने पे टैक्स पेमेंट है तो आप आईटीसी यूज कर सकते हो, इट इज अलाउड। तो 74 अप टू फाइनेंशियल ईयर 23-24 ही है, इसीलिए ये बात ऐड कर दी गई। 129 और 130 को यहां से हटा दिया, मतलब कि इजी कर दिया, आप आईटीसी यूज कर सकते हो। तो समरी दी है 74, 129, 130 की जगह 74 ही रह गया, और 129, 130 में अलाउड नहीं था पर अब अलाउड है। और सर जो नया सेक्शन आया ना 74A, वो यहां नहीं डाला गया है, मतलब 74A का टैक्स पे करने के लिए आईटीसी यूज कर सकते हो, 74A का टैक्स पे करने के लिए आईटीसी यूज कर सकते हो। आई डोंट थिंक आपको ये पूछा जाएगा, आपको बताया, क्योंकि ये जो सेक्शंस है वही आपके सिलेबस में नहीं है, तो आईटीसी रिलेटेड बातें कैसे आएगी। ये हमने आईटीसी रिलेटेड बातें कंप्लीट की। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में सेक्शन 30 में एक छोटा सा अपडेट है। सेक्शन 30 में आपने क्या पढ़ा होता है कि अगर सेक्शन 29 में डिपार्टमेंट ने आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया तो आप उसके रिवोकेशन के लिए अप्लाई करते हैं विद इन 90 डेज प्लस 180 डेज का एक्सटेंशन मिल सकता है। ये सेक्शन 30 में आपने पढ़ा होता है। और आपके अप्लाई करने पे अगर आपने सारी गलतियां सुधार दी होगी तो डिपार्टमेंट आपके कैंसल्ड रजिस्ट्रेशन को रिवोक कर देगा। रिवोक कर देगा यानी वापस आपके रजिस्ट्रेशन को कर देगा एक्टिव। ये आपने पढ़ा होता है। अब यहां एक छोटी सी लाइन क्या ऐड कर दी गई है कि जब वो आपके कैंसल्ड रजिस्ट्रेशन को रिवोक कर देगा मतलब कि रजिस्ट्रेशन को वापस एक्टिव कर देगा, तो वो सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस कर सकता है। और वो कंडीशंस क्या होगी, वो उस प्रॉपर ऑफिसर की इच्छा, उस प्रॉपर ऑफिसर को जो नेसेसरी कंडीशन रिस्ट्रिक्शन लगती होगी वो लगाने के बाद ही आपके कैंसल रजिस्ट्रेशन को वो रिवोक करेगा। ये बात छोटी सी थियोरेटिकल ऐड कर दी है। तो देखो यहां लिखा है प्रोवाइडेड फर्दर दैट सच रिवोकेशन शैल बी सब्जेक्ट टू such conditions and restriction as may be prescribed। तो एक सिंप्लीफाई करने के लिए, if a taxpayer's GST registration is cancelled, he applied to revoke, the proper officer can either revoke or reject।
but the applicant must be given a chance to be heard. Now, after amendment, the law allows the government to impose conditions and restriction when revoking cancellation. So even if cancellation is revoked, it could be subject to certain conditions, like कुछ compliances करने होंगे, कुछ time limits होगी, कुछ restrictions होगी, और वो आपको follow करनी पड़ेगी. Example दिया है, the proper officer may revoke but impose conditions, जैसे कि सारे रिटर्न 30 दिन में भर देना, आप 6 महीने तक कोई सप्लाई नहीं कर सकते, आपको एक एडिशनल ऑडिट या वेरिफिकेशन करानी पड़ेगी, अगर आपने ये कंडीशन फुलफिल नहीं की तो आपके रजिस्ट्रेशन जिसको कैंसलेशन को रिवोक किया गया उसे फिर कैंसिल कर देंगे. ऐसी कोई भी कंडीशन, दीज आर जस्ट एग्जांपल्स, हाँ, ऐसी कोई भी कंडीशन आप पे लगाई जा सकती है जब आपके कैंसल रजिस्ट्रेशन को क्या किया जा रहा होगा, रिवोक, कि आपके कैंसल रजिस्ट्रेशन को रिवोक करके हम वापस एक्टिव कर रहे हैं. तो ऐसी कोई कंडीशन इंपोज करना चाहे डिपार्टमेंट तो कर सकता है, उसे जो नीडफुल या नेसेसरी लगता होगा. तो छोटी सी बात है, सेक्शन नंबर 30 के अंदर डाल दिया गया. यानी आपका रजिस्ट्रेशन और आईटीसी ये दोनों का डिस्कशन भी हमारा कंप्लीट हो गया. अब हमारे कुछ छोटे छोटे अपडेट्स बचे हैं ये लास्ट के हमारे चैप्टर्स के अंदर, फटाफट इन्हें देख लेते हैं. सर, पेमेंट के चैप्टर में एक इंटरेस्ट का सेक्शन नंबर 50 आपने पढ़ा होता है, जिसके लिए एक रूल 88B आपको पढ़ाया जाता है बड़े डिटेल में, कि कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, कहां से लेके कहां तक लिया जाएगा, ये सब आपने पढ़ा होता है. खाली इस रूल 88B में ये डाल दिया गया कि जहां 73 और 74 लिखा था उसकी जगह 74AB होगा. तो कोई काम का नहीं है. था क्या, बता देता हूं आपको. अगर 73 74 की प्रोसीडिंग कमेंस हो जाती है, अगर 73 74 की प्रोसीडिंग कमेंस हो जाती है और उसके तहत कोई टैक्स भरना आता है, तो उस टैक्स पे बिना आईटीसी सेट किए जो अमाउंट होती है उस पे इंटरेस्ट लगता है, ग्रॉस पे, नेट नहीं कर सकते आप. ये बात आपको पढ़ाई होती है, एक्सेप्शंस पढ़ाए होते हैं ना. क्या पढ़ा होता है आपने सेक्शन 50 में, कि अगर रिटर्न ही लेट भरा तो नेट अमाउंट पे इंटरेस्ट लगता है. रिटर्न समय पे भर दिया लेकिन कुछ अमाउंट शॉर्ट रह गई तो ग्रॉस अमाउंट पे इंटरेस्ट लगता है. वैसे ही एक एक्सेप्शन और क्या होता है कि सर आपकी 73 या 74 की प्रोसीडिंग कमेंस हो गई, शो कॉज नोटिस आ गया सेक्शन 73 74 में, और अब आप टैक्स भर रहे हो, तो ग्रॉस पे ही इंटरेस्ट लगता है, नेट अमाउंट पे इंटरेस्ट नहीं लगता, क्योंकि आपकी 73 74 में प्रोसीडिंग कमेंस हो गई. इसी जगह आप 73 74 क्योंकि बंद हो गए हैं अप टू फाइनेंशियल ईयर 23 24 ये होंगे, फाइनेंशियल ईयर 24 25 से 74A आ गया. इन्होंने खाली इतनी सी बात ऐड कर दी कि 74A के तहत जो आप टैक्स भरोगे वो ग्रॉस अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा. भले आप आईटीसी सेट कर सकते हो पेमेंट करने के लिए, पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन तो ग्रॉस अमाउंट पे की जाएगी, उसके लिए आप उसे नेट नहीं कर सकते. तो मेरे पास 1 लाख का 74A के थ्रू पेमेंट आया और मेरे पास 50,000 का आईटीसी पड़ा है, तो मैं पे तो 50,000 ही करूंगा क्योंकि 50,000 का आईटीसी बड़ा है, पर जो इंटरेस्ट है ना वो पूरे 1 लाख पे लगेगा, क्योंकि 74A की प्रोसीडिंग की वजह से टैक्स पे करना आया. तो यही बात पहले 73 74 के लिए थी और वही बात अब 74A के लिए डाल दी. तो देखने वाले को लगेगा रूल में कुछ अपडेट हुआ है क्या, कोई अपडेट नहीं हुआ है, खाली ये बात ऐड कर दी गई है. वैसे भी आपको क्वेश्चन नहीं आता, अब भी आई डोंट थिंक आएगा, क्योंकि 73 74 इज आउटसाइड द स्कोप. ऐसे ही यहां पर सेक्शन नंबर 49 के अंदर भी डाल दिया गया है 73 74 एंड 74A. सेक्शन नंबर 50 के अंदर भी सेम यही बात 73 74 एंड 74A आपके रेफरेंस के लिए दिया है, आप नहीं भी देखेंगे तो भी चलेगा. हाँ, एक जो अपडेट रिटर्न चैप्टर में हुआ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, GSTR 7. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. पेमेंट चैप्टर में तो कुछ हुआ ही नहीं है, आपको फटाफट बता दिया मैंने. रिटर्न चैप्टर में ये जो GSTR 7 है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. सर ये क्या है? GSTR 7 आपको ध्यान होगा TDS जो लोग डिडक्ट करते हैं उन्हें हर महीने अगले महीने की 10 तारीख तक TDS की अमाउंट जमा करानी होती है. बेसिकली GSTR 7 भरना होता है और GSTR 7 भरने से पहले TDS जो डिडक्ट किया वो अमाउंट जमा करानी पड़ती है. तो अगर मई महीना है तो 10 जून तक GSTR 7 भरना है, जून है तो 10 जुलाई तक GSTR 7 भरना है. अभी तक लॉ में ये लिखा था कि जिस महीने TDS काटोगे उसी महीने GSTR 7 भरना है. जिस महीने TDS काटोगे उसी महीने GSTR 7 भरना है. मतलब अगर मई में TDS काटा तो 10 जून तक भरना है, जून में नहीं काटा तो जून का भरना ही नहीं है, जुलाई में फिर काटा तो 10 अगस्त तक भरना है. यानी कि जिस महीने TDS काटोगे उसी महीने आपको TDS का रिटर्न भरना होगा. अब इस बात को चेंज कर दिया गया है और कहा गया हर महीने भरना पड़ेगा, ऑल मंथ्स. काटो या नहीं काटो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी नील रिटर्न जाएगा बट भरना पड़ेगा. ये बात 1 और 3B में तो पहले से ही थी, ये तो आप पहले से ही पढ़ते थे नॉर्मल रिटर्न्स में, लेकिन GSTR 7 में ऐसी नहीं थी. इन्होंने GSTR 7 में भी सेम बात डाल दी. तो आप देखो यहां पर ये लिखा है
Section 39 has been substituted so as to mandate the electronic furnishing of return of each month by a registered person required to deduct TDS irrespective of whether any TDS has been made or not. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. सिंप्लीफाई किया है तो अर्लियर प्रोविजन था ओनली फॉर अ मंथ इन विच TDS वाज एक्चुअली डिडक्टेड. नाउ आफ्टर अमेंडमेंट मस्ट फाइल GSTR7 एवरी मंथ whether TDS deducted in that month or not. That does not matter. एक एग्जांपल दिया है, आप रीड कर लेंगे, मैंने डिस्कस कर लिया तो उसमें और कुछ नहीं है. दैट इज योर रिटर्न चैप्टर का एक अपडेट. रिटर्न चैप्टर में ऐसे ही रूल 88D में भी अपडेट है जो अगेन कोई खास काम का नहीं है. रूल 88D में आप क्या पढ़ते थे कि आपके 1 और 3B में अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंस होंगे तो आपको एक इंटीमेशन आएगा और वो इंटीमेशन आ जाने के 7 दिनों के अंदर अंदर आपको या तो एक्सप्लेन करना होगा डिफरेंस या फिर पेमेंट करनी पड़ेगी विद इंटरेस्ट. अगर 7 दिनों के अंदर अंदर आपने ना एक्सप्लेन किया ना पेमेंट की तो सेक्शन 73 74 लग जाएगा. अब उसी जगह क्या बोलेंगे 74A लग जाएगा और कोई भी फर्क नहीं है. तो पूरा का पूरा रिप्रोड्यूस किया है, खाली लास्ट में यही बात बोल दी कि अगर आपने जवाब नहीं दिया तो 73 74 की जगह 74A लग जाएगा क्योंकि अप टू फाइनेंशियल ईयर 23 24 73 74 है एंड फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 24 25 एंड ऑनवर्ड्स 74A है. तो रिटर्न चैप्टर में ये अपडेट हुआ. रिटर्न में फिर लेट फीस अपडेट हुई है, लेकिन ये आपको एग्जाम्स के लिए याद नहीं रखनी. इंस्टीट्यूट ने अपने मटेरियल में क्लियरली बोला है कि द लेट फीस इज गिवन ओनली फॉर इंफॉर्मेशन एंड इट इज नॉट रेलेवेंट फॉर एग्जामिनेशन पर्पस. तो अलग अलग लेट फीस आपको यहां पर जो चेंज हुई है वो बताई हुई है, बट मैं उसे सिर्फ आपकी बुक में डाला हुआ है जैसा इंस्टीट्यूट ने डाला हुआ है. इट इज नॉट नेसेसरी टू डिस्कस इट क्योंकि आपको याद ही नहीं रखना, तो आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये इतनी चेंज होती है, इतनी बार वेव होती है, किसी एग्जाम में पूछना इतना सेंसिबल नहीं बनता है. तो पूरी तरह से मेमोरी बेस्ड चीजें हो गई, इसलिए उसको सिलेबस में ही नहीं रखा है. तो सेक्शन 47 लेट फीस आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप उसे इग्नोर कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं. मैंने आपको डॉक्यूमेंट में सिर्फ रेफरेंस के लिए दिया है. एंड देन कुछ कॉमन पॉइंट्स दिए हैं कि जिन जिन जगहों पे 73 74 की जगह 74A कर दिया गया उसकी लिस्ट दी है. जैसे कॉम्पोजिशन स्कीम में किया गया, ब्लॉक क्रेडिट में किया गया, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स में कहा गया, रिटर्न्स में कहा गया, रूल 88B और रूल 88D में कहा गया. इन हर जगहों पे 73 74 की जगह 74A विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 24 25. तो आपके लिए कॉमन लिस्ट यहां पर बना दी गई है. डन, दैट्स इट. हमारे सारे अपडेट्स कंप्लीट हो जाते हैं. अभी हमने पेमेंट, TDS TCS, रिटर्न, कॉमन लिस्ट ये सारे कंप्लीट कर लिए, जिसके साथ ऑल द फ्रेशली एप्लीकेबल अमेंडमेंट्स रेलेवेंट फॉर September 25 एग्जामिनेशन ऑनवर्ड्स हैज बीन कवर्ड इन दिस वीडियो सेशन. सर अगर आप जनवरी 2026 या ऑनवर्ड्स में एग्जाम दे रहे हैं तो आपको एक और सेट ऑफ अमेंडमेंट्स लगेंगे क्योंकि जनवरी 2026 के लिए फिर से कुछ अपडेट्स आए हैं जो 28 फरवरी के बाद से लेके 30 जून तक के दौरान हैं. उसके लिए अगेन हमारे चैनल पे हम डालेंगे उसके अपडेट्स सही समय आने पे, क्योंकि सारे के सारे अमेंडमेंट्स उसमें हमें 30 जून तक के कवर करने होंगे, तो उसे भी आपको रेफर करना होगा. और आपने अगर मई 25 तक के सारे अमेंडमेंट्स नहीं देखे तो अगेन जाएं प्लेलिस्ट में, आपको हमारी प्लेलिस्ट में मई 25 के लिए जो फ्रेशली एप्लीकेबल अमेंडमेंट्स थे उसके वीडियोस मिल जाएंगे, उसे कॉम्प्रिहेंसिवली देख लें क्योंकि हमने हर एग्जाम के जो भी फ्रेश अपडेट्स हैं उनके सेपरेट वीडियोस अलॉन्ग विद द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाला है. तो आपको ये डॉक्यूमेंट भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा. इसके अलावा आप जरूर हमें अपडेट करें. कोई भी तरह का डाउट हो आपको मन में इन अमेंडमेंट्स के रिलेटेड, अभी भी कुछ क्लियर ना हो तो जरूर पूछे, हम उसे 100% रिप्लाई करेंगे और आपके डाउट को क्लियर करेंगे ही करेंगे, ताकि आपका वो एकदम पक्का हो एग्जाम पर्पस के लिए, क्योंकि इसके एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा हैं. होपफुली आपको समझ आ गया होगा सब कुछ. स्टिल कोई क्वेरी है तो आप वहां जरूर डालेंगे. अपना फीडबैक भी जरूर डालें कि आपको कैसा लगा सेशन, और अगर आप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम ऐसे कुछ और सेशंस भी डालें विथ रिगार्ड टू रिवीजन ऑफ अ फ्यू चैप्टर्स जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं, या कुछ भी MCQ प्रैक्टिसेस या ऐसा कुछ भी, तो जरूर बताएं. ऑन द बेसिस ऑफ योर कमेंट्स वी विल डिसाइड कि हम नेक्स्ट और क्या चीजें अपलोड करने वाले हैं विद रिगार्ड टू द सब्जेक्ट ऑफ GST में जो भी अपडेट्स या चेंजेस आपके हुए हैं. पढ़ते रहें इसी तरीके से, मोटिवेटेड रहें और मेहनत करते रहें. रिजल्ट पे ध्यान ना दें, प्रोसेसेस पे ध्यान दें, और वो काफी होगा एक अच्छा रिजल्ट निकालने के लिए. फिर मिलेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट सेशंस में ऐसे ही अपडेट्स के साथ. टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे.